नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे पेपर 1 की यूनिट 8 के टॉपिक नंबर 3 की, जो कि है रिलीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि रिलीजन इन साइंस, सेकुलराइजेशन, रिलीजियस रिवाइवलिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। ठीक है, तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन और साइंस की, कि इन दो मतलब ये दो अलग अलग एक तरह से चीज़ें हैं कि रिलीजन अगर यहाँ जाता है तो साइंस उसके बिल्कुल अपोजिट जाती है। रिलीजन किस में बिलीव करता है? बिलीफ में, विश्वास करिए, बिलीफ में। और साइंस किस में करती है? प्रूफ में, कि कोई भी बात है तो उसका प्रूफ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया रिलीजन एंड साइंस। तो रिलीजन एंड साइंस हैव बोथ इमर्ज एज डिस्टिंक्ट येट पावरफुल वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड एंड एड्रेसिंग द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो दोनों का जो मतलब एक तरह से ओरिजिन है या उनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब ह्यूमंस इस दुनिया में आए तो उन्होंने आसपास चीज़ें देखी। भाई नदियाँ, पहाड़, बारिश हो रही है, भूकंप आ रहा है ना? इतनी सब चीज़ें हो रही है, तो इनका सबका एक्सप्लेनेशन चाहिए था, वैसा क्यों होता है? तो ओरिजिनल पहला एक्सप्लेनेशन मिला रिलीजन के थ्रू, कि भाई ये भगवान है, ये जो भी मतलब रिलीजियस थ्योरीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग। फिर धीरे-धीरे जैसे ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व हुई, साइंस बढ़ती गई, तो फिर वो बाद में फिर साइंस के थ्रू इन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन मिला। तो हमने जैसे देखा ना, रिलीजन क्या होता है? बिलीफ के बेसिस पे होता है। बिलीफ मतलब विश्वास करिए बस। अंधविश्वास भी बोल सकते हैं, बिना प्रूफ के तो अंधविश्वास ही होता है। साइंस होता है प्रूफ के, कि हर चीज़ का प्रूफ दीजिए। हिस्टोरिकली रिलीजन प्रोवाइडेड एक्सप्लेनेशन फॉर नेचुरल फिनोमेना थ्रू फेथ डिवाइन। ठीक है, तो नेचुरल फिनोमेना का एक्सप्लेनेशन किस पे बेसिस पे दिया? रिलीजन ने फेथ पे दिया, डिवाइन अथॉरिटी, सेक्रेट टेक्स्ट एंड सिंबॉलिक नैरेटिव्स। ठीक है, तो हमने वही बात करी ना, जब बिलीफ, तो फेथ वही हो गया बिलीफ, मतलब विश्वास होना चाहिए आपको। डिवाइन अथॉरिटी की भगवान होते हैं, जो भी मतलब हर रिलीजन का अपना अपना अलग अलग एक तरह से वो होता है ना, जो भी उनके टेक्स्ट में लिखा है किताब में, सबकी फ़िलॉसफ़ी अलग-अलग होती है, सिंबॉलिक नैरेटिव्स अलग होते हैं। क्रिश्चियनिटी कुछ कहती है, इस्लाम कुछ कहता है, हिंदुइज़्म कुछ कहता है, ठीक है? पुराने जो प्रिमिटिव रिलीजन्स थे, जैसे एनिमिज़्म है, मोनोइज़्म है, इनका सबका अलग-अलग वो है, ठीक है? तो बहुत अलग-अलग एक्सप्लेनेशंस हैं सबके, लेकिन मोटा-मोटी बात क्या है कि नेचुरल फिनोमेना जो मतलब एक तरह से जो वर्ल्ड एक्ज़िस्ट कर रहा है हमारे पास, उसको एक्सप्लेन करने के तरीके हैं ये। Religion often addressed questions of meaning, purpose and morality and the human relationship with the divine और supernatural realms। ठीक है, तो रिलीजन के ज़्यादातर मतलब सवाल जो होते हैं, जिनके जवाब देता है, वो सवाल कौन से होते हैं? मीनिंग, मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है, हम दुनिया में क्यों आए, हमारा इस लाइफ में पर्पस क्या है, मॉरलिटी मतलब क्या सही है क्या गलत है, जैसे क्या नॉन वेज फूड खाना सही है? तो अब हर रिलीजन के अकॉर्डिंग इसका एक अलग व्यू है। जैसे इस्लाम में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही क्रिश्चियनिटी में है। हिंदुइज़्म में भी शायद नहीं है, बस ये है कि आप जैसे गाय को नहीं खा सकते। बाकी तो वैसा नहीं, हिंदुइज़्म में तो कहीं नहीं लिखा कि नॉन-वेज नहीं खाना। लेकिन जैसे जैन धर्म है, तो उसमें अलाउड नहीं है, जैनिज़्म में। ठीक है, तो ये मॉरलिटी हो गई। ये रिलीजन टू रिलीजन डिपेंड करती है कि क्या सही है, क्या गलत है। रिलेशनशिप विद द डिवाइन और सुपरनैचुरल बिलीव्स, तो आपका भगवान के साथ क्या रिश्ता है? भगवान हो गया, या क्या मतलब आपका रिलीजन क्या कहता है? कोई कोई ऐसी ताकत है, जो भी है, मतलब कैसे उसके साथ आप क्या हैं? तो इन सवालों के जवाब देता है रिलीजन। साइंस, इन कॉन्ट्रास्ट, साइंस डेवलप्ड एज अ सिस्टमैटिक अप्रोच दैट रिलाइज ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एम्पिरिकल एविडेंस टू एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। तो साइंस मतलब दूसरी जगह क्या है कि फिजिकल वर्ल्ड जो हमारा है, उसके एक्सप्लेनेशंस देती है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस क्या होता है? जो फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे होता है। हर चीज़ का एक मतलब एक प्रूफ होता है, वेरीफाइबल प्रूफ होता है कि भाई ये देखिए, ये हमने इस तरह प्रूफ करके दिखाया, तो उसी बेसिस पे साइंस काम करती है। रिलीजन किस बेसिस काम करता है? बिलीफ पे, विश्वास पे, फेथ पे। वाइल साइंस फोकसेज ऑन टेस्टेबल एंड फॉल्सिफाइबल क्लेम्स। टेस्टेबल मतलब जिनको टेस्ट किया जा सके, फॉल्सिफाइबल जिनको फॉल्स प्रूफ मतलब सही या गलत प्रूव किया जा सके। रिलीजन एम्फेसाइजेज बिलीफ, रेवलेशन एंड स्पिरिचुअल इंसाइट। ठीक है, तो रिलीजन किस पे मतलब टिका हुआ है? बिलीफ पे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर रिलीजन आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, स्पिरिचुअल इंसाइट विच आर नॉट बाउंडेड बाय एम्पेरिकल वेरिफिकेशन। विश्वास का कोई एम्पेरिकल वेरिफिकेशन थोड़ी है। जैसे मान लीजिए अगर आप हिंदू हैं, तो अब शिव जी हैं कि नहीं, या हनुमान जी हैं कि नहीं, अब इसका कोई प्रूफ थोड़ी है। या अगर आप एक मुसलमान हैं, तो अल्लाह है कि नहीं, इसका कोई प्रूफ थोड़ी है। लेकिन ये क्या है? बिलीव है। अगर आप मानते हैं, विश्वास करते हैं अल्लाह में, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं, तो आपका बिलीफ है, तो आप बिल्कुल एक तरह से हाँ, बिलीवर हो गए। इसी तरह आप हिंदू हैं और आप शिव जी में और हनुमान जी में, सब में बिलीव करते हैं, तो आप एक बिलीवर हो गए। तो रिलीजन किस पे बेसिस मतलब बेस्ड होता है? फेथ या फिर बिलीव।
साइंस किस पे बेस्ड होती है? प्रूफ या फिर एम्पेरिकल एविडेंस। डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस रिलीजन एंड साइंस कैन बी सीन एज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, कि भाई इसके बिना ये होता है ना कि कुछ काम साइंस पूरे करती है, कुछ काम रिलीजन पूरे करता है, तो दोनों मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। साइंस एक्सप्लेन्स हाउ ऑफ द यूनिवर्स। तो साइंस क्या एक्सप्लेन करती है? हाउ, कि दुनिया कैसे काम करती है, बारिश कैसे होती है, भूकंप कैसे आता है ना, फसलें कैसे उगती हैं, पेड़ कैसे, मतलब जो भी दुनिया में फिजिकल सब हो रहा है वो साइंस हाउ, कैसे हो रहा है वो। और रिलीजन क्या है? वाई, क्यों हो रहा है, इंसान क्यों पैदा हुआ, है ना, क्यों का जवाब देता है रिलीजन। इंसान क्यों पैदा हुआ, इंसान क्यों मरता है, ये सब है ना, धरती क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। तो ये इसका जवाब कौन देगा? रिलीजन देगा। साइंस कभी ये नहीं पूछा है कि दुनिया क्यों बनी, साइंस बोला दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे काम करती है। तो साइंस इज हाउ, कैसे। रिलीजन क्या है? वाई, क्यों। तो इसलिए एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री, अलग अलग सवालों के जवाब देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन रिलीजन एंड साइंस। क्लासिकल एवोल्यूशनरी थिंकर्स क्या कहते हैं? अर्ली सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर्स proposed an evolutionary view of society, arguing that human societies evolve through distinct intellectual stages, beginning with religion, moving to magic और मेटाफिजिक्स एंड कल्मिनेटिंग इन साइंस। ठीक है, तो ये जो है ये दिया था जेम्स फ्रेजर ने। जेम्स फ्रेजर दैट प्रपोज दैट ह्यूमन थॉट इवॉल्व फ्रॉम मैजिक टू रिलीजन एंड फाइनली टू साइंस। ठीक है, तो फ्रेजर क्या कहते हैं? सबसे पहला जो चीज़ होती है वो होती है मैजिक। मैजिक के बाद इंसान या ह्यूमन सोसाइटी जाती है रिलीजन पे, फिर उससे भी बात नहीं बनती है तो फाइनली वो पहुंचते हैं अपन लोग साइंस पे। मतलब यही है कि सबसे पहले तो जो दुनिया है ये वो है ना, साइंस साइंस क्या प्रूव करती है? हाउ, दुनिया कैसे चलती है। तो इसको रिली मैजिक के थ्रू प्रूव किया जाता है कि भाई ऐसा है, वैसे कंट्रोल कर लेंगे, ये वाला मंत्र फूकेंगे तो बारिश हो जाएगी। ठीक है, फिर जब वो फेल हो जाता है, ऐसा होता नहीं हो, कैसे होगा, कोई मंत्र से बारिश थोड़ी आएगी। तो फिर इंसान क्या जाता है? रिलीजन पे जाता है, कि अपने आप को सरेंडर कर देता है कि यार हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बेटर है कि हम सरेंडर कर देते हैं और शरण में आ जाते हैं भगवान के। ठीक है, तो फिर रिलीजन से ही बात नहीं बनती, तो फिर फाइनली साइंस आ जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्टिंक्ट इंटेलेक्चुअल स्टेजेस। दे बिलीव दैट रिलीजन वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एक्सप्लेनेशन यूज बाय प्रिमिटिव सोसाइटीज टू अंडरस्टैंड नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना। तो अर्लीस्ट फॉर्म क्या है? एक तरह से ह्यूमन एक्सप्लेनेशन की रिलीजन। ह्यूमन एक्सप्लेनेशन मतलब ह्यूमंस जब एक्सप्लेन करते हैं, एक्सप्लेन मतलब मीनिंग निकालते हैं कि यार ये दुनिया क्या है, कैसे काम करती है, ये सबका एक्सप्लेनेशन ये सबसे पहले रिलीजन के थ्रू हुआ। ठीक है, मैजिक वाज सीन एज अ ट्रांजिशनल फेज वेयर रिचुअल्स एंड सुपरनैचुरल बिलीव्स कोएग्जिस्टेड विद इमर्जिंग अटेम्प्ट्स एट कंट्रोल ओवर द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो उसके बाद मैजिक आया। तो अभी यहाँ पे हमने देखा था कि पहले मैजिक आया फिर रिलीजन आया। तो वही बात है, ये अलग अलग थ्योरीज हैं। ये फ्रेजर के हिसाब से है, इन्होंने कहा कि पहले मैजिक आया, फिर रिलीजन आया, फिर साइंस आई। जनरल बिलीव ये है क्लासिकल एवोल्यूशनरी थिंकर्स का कि अर्लीस्ट फॉर्म क्या थी? वो थी रिलीजन। उसके बाद आया मैजिक, यही झाड़ फूंक करना, मंत्र पढ़ना। ठीक है, इससे क्या है, हम एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना मतलब वही कि कोई जैसे मंत्र पढ़ा तो बारिश आ गई, ये किया तो ये हो गया, झाड़ फूक लगा दी तो भूत उतर गया या तबीयत सही हो गई, ये सब कंट्रोल किया ना आपने। फाइनली फिर क्या आती है? साइंस आती है। साइंस इन देयर रिप्रेजेंटेड द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट ग्राउंडेड इन लॉजिक, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन एंड रैशनैलिटी। ठीक है, तो फाइनल स्टेज क्या होती है? साइंस। और ये किस पे बेस्ड होती है? लॉजिक पे, एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और रैशनैलिटी पे। फिर अपने कॉम्टे साहब क्या कहते हैं? अगस्त कॉम्टे द फादर ऑफ सोशियोलॉजी इंट्रोड्यूस द लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। तो इनका एक काफ़ी फेमस है लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। मतलब कि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस से इवॉल्व होती है या गुजरती है। ठीक है, टू एक्सप्लेन द इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। तो हमारा जो इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन है, इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन मतलब जो हमारा दिमागी तौर पे एज अ सोसाइटी हमारी जो आइडियाज़ है वो किस तरह एक तरह से चेंज हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेज ए होती है, फिर स्टेज बी होती है और फिर स्टेज सी होती है। क्या क्या होती हैं स्टेजेस? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉम्टे ह्यूमन थॉट प्रोग्रेसेस थ्रू 3 स्टेजेस। सबसे पहले थियोलॉजिकल, फिर है मेटाफिजिकल एंड देन पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक। तो सबसे पहले थियोलॉजिकल, देन मेटाफिजिकल, देन पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक। तो ये 3 क्या हैं? लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, या फिर इनको हम बोलते हैं थियो, मतलब एक तरह से
ह्यूमन मतलब इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन की 3 स्टेजेस आप बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये थियोलॉजिकल स्टेज, इसमें क्या होता है, पीपल एट्रीब्यूट ऑल इवेंट्स एंड फिनोमेना टू द विल ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स और गॉड्स। मतलब कि जो भी हो रहा है, दुनिया कैसे है, क्यों है, क्या है, वो सब भगवान या रिलीजन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है। क्यों बारिश हो रही है तो वो भी मतलब भगवान नाराज़ हो गए, है ना? तो इसलिए ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गई। कुछ भी हो रहा है तो उस हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन कहाँ से आता है? रिलीजन या भगवानों के थ्रू, विल ऑफ सुपरनेचुरल बीइंग्स और गॉड्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थियोलॉजिकल स्टेज। उसके बाद ह्यूमन सोसाइटी कहाँ मूव करती है? मेटाफिजिकल स्टेज में। इसमें क्या कहते हैं? मार्क्स अ शिफ्ट टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस वेयर नेचुरल फोर्सेस रिप्लेस गॉड्स बट विदाउट साइंटिफिक प्रूफ। तो ये जो बीच वाली स्टेज है, मेटाफिजिकल स्टेज, इसमें क्या होता है? भगवान को तो हम भूल जाते हैं। अब ये कहते हैं एक्सप्लेनेशन दिया जाता है नेचुरल फोर्सेस से, जैसे कि धरती माता है या नदियाँ माँ हैं। मतलब जैसे रिलीजन, डायरेक्टली रिलीजन की बात नहीं हो रही, नेचुरल फोर्सेस की बात हो रही है। कोई जैसे पहाड़ है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं जिनका क्लियर कुछ मतलब नहीं बता सकते आप क्या है। मतलब जैसे कहते हैं ना कोई एनर्जी है, जैसे कुछ लोग बात नहीं करते पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये वो इस तरह की जो बातें होती हैं, है ना, मैनिफेस्टेशन, ये यूनिवर्स और एक सेंट्रल एनर्जी है, उस तरह की चीज़ों, मतलब जो कि क्लियरली एक्सप्लेन ना किया जा सके, उनको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये मार्क्स आर शिफ्ट टुवर्ड्स एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशंस वेयर नेचुरल फोर्सेस रिप्लेस गॉड। नेचुरल फोर्सेस ये हो गए, विंड, विंड मतलब जैसे हवा की जो शक्ति है, फिर पानी हो गया, फिर धरती, आकाश, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनका कोई साइंटिफिक प्रूफ भी नहीं होता। उसके बाद फाइनली आती है आपकी पॉजिटिव या साइंटिफिक स्टेज। सोसाइटी रिलाइज ऑन साइंटिफिक रीजनिंग एंड एम्पेरिकल एविडेंस टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल द वर्ल्ड, मार्किंग ट्रायम्फ ऑफ साइंस ओवर रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स। तो फाइनली कहते हैं ना, सत्य की जीत होती है, तो मतलब साइंस की जीत हो जाती है किसके ऊपर? रिलीजन एंड मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल स्टेज के ऊपर। और साइंस में क्या होता है? हर चीज़ का प्रूफ दे दिया जाता है, भाई ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है और वो चीज़ वैसे होती है। तो ये क्या बोलते हैं इसे हम? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस गिवन बाय अगस्ट कॉम्टे। सबसे पहले थियोलॉजिकल, देन मेटाफिजिकल, देन पॉजिटिव या फिर साइंटिफिक। उसके बाद बात करते हैं टेलर की। तो एडवर्ड बी टेलर, एन अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट, व्यूड साइंस एज हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इनके हिसाब से साइंस क्या है? मॉडर्न सिविलाइजेशन का एक तरह से एपिटोम है, कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में साइंस एक तरह से, मतलब एक तरह से ज़रूरी चीज़ है, उसका एक हॉलमार्क है, मतलब एक डेफिनेटिव फीचर है कि अगर साइंस नहीं है तो फिर मॉडर्न नहीं हो आप। ही ग्लोरीफाइड साइंस एज इनफेलिएबल एंड सॉ इट एज अल्टीमेट सिंबल ऑफ मॉडर्निटी। मतलब वही कहा ना कि हॉलमार्क ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, कि अगर आप के समाज में साइंस नहीं है तो आपका समाज मॉडर्न नहीं है। तो इसलिए अल्टीमेट सिंबल ऑफ मॉडर्निटी है साइंस, कॉन्ट्रास्टिंग इट विद व्हाट ही कंसीडर द इरेशनलिटी ऑफ रिलीजियस बिलीफ। तो रिलीजियस बिलीफ को इन्होंने बोला इरेशनल, मतलब बिना लॉजिक, इलॉजिकल, जिनका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही हवा में छोड़ कही गई बातें। टेलर बिलीव्ड दैट रिलीजन, particularly animism, was an early primitive stage of human understanding destined to be replaced by scientific rationality। तो इन्होंने एनिमिज्म का जो एक तरह से वो कंसेप्ट है, इन्होंने ही दिया था टेलर साहब ने। इसमें वही माना जाता है ना कि हर चीज़ में सोल होता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जैसे कि ह्यूमंस या फिर एनिमल्स। इसके अलावा जैसे कि पहाड़, नदियाँ, पेड़, हर चीज़ में, इवन पत्थर, सब में क्या होता है? एक सोल होता है। तो ये इनका एनिमिज्म की थ्योरी थी। उसके बाद स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर अप्रोच द रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड साइंस फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, viewing them as opposite poles in the evolution of human thought। ठीक है, तो वो तो है ही, मतलब रिलीजन इधर जाता है तो साइंस फिर इधर जाती है, क्योंकि रिलीजन किससे बेस्ड होता है? बिलीफ में, अंधविश्वास, बिना किसी प्रूफ के। साइंस हर चीज़ का क्या मानती है? प्रूफ मांगती है। He argued that argued that societies modernize, as societies modernize, religion loses its explanatory power and is gradually replaced by scientific knowledge। मतलब जैसे जैसे समाज में मॉडर्नाइजेशन आ जाता है तो साइंटिफिक एक तरह से माइंड हो जाता है लोगों का, तो समाज भी साइंटिफिक हो जाता है। तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन साइंस के थ्रू दिया जाता है, कि भाई बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, कोई बीमारी फैल गई तो क्यों फैल गई, कोई प्लेग हो गया, जैसे प्लेग फैला था ना लंदन में, लंदन प्लेग काफ़ी फेमस है। तो उस टाइम फिर ये जैसे अगर मान लीजिए आपके जो समाज है मॉडर्न नहीं है, साइंस नहीं है, उस टाइम रिलीजन का ही बोलबाला, तो चर्च क्या बोलेगा कि ये आपने भगवान को नाराज़ कर दिया, उसका कोई सज़ा मिल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन फिर साइंस इसको प्रूव कर देगी भाई, क्योंकि ये चूहों की वजह से फैल रहा है। ठीक है, तो एज सोसाइटी इज मॉडर्नाइज, रिलीजन लूजेज इज एक्सप्लेनेटरी पावर, क्योंकि पहले जो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन रिलीजन दिया करता था,
अब वो कौन देता है? साइंस, बिकॉज साइंस पे ज़्यादा लोग मतलब बिलीव या विश्वास करते हैं, क्योंकि ये एक एम्पेरिकल प्रूफ पे बेस्ड होता है। तो हर चीज़ का एक प्रूफ दिया जाता है, तो उस पे बेस्ड काम होता है। Spencer believed that science functions as a kind of modern religion, providing order, explanation and meaning in place of traditional religious doctrines. ठीक है, तो मतलब साइंस क्या चीज़ है? मॉडर्न रिलीजन है। एक तरह से जिस तरह पहले हर चीज़ रिलीजन ने टेक ओवर कर रखी थी, एजुकेशन हो गया, लॉ हो गया, या कोई भी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ है, वो सब रिलीजन ने टेक ओवर कर रहा था, उसी तरह अब साइंस ने उसको एक तरह से टेक ओवर कर लिया है। और हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन, मीनिंग और ऑर्डर कौन दे रहा है? वो साइंस दे रही है। तो हर हमारी मतलब ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट में क्या है? साइंस शामिल है। फिर वेबर क्या कहते हैं? मैक्स वेबर आर्ग्यूड दैट रिलीजन एंड साइंस आर फंडामेंटली डिफरेंट इन नेचर एंड पर्पस। तो वही जो बात है कि मतलब रिलीजन इधर जाता है तो साइंस इधर जाती है। उन्होंने कहा फंडामेंटली डिफरेंट है, इनका नेचर और पर्पस दोनों ही अलग अलग है। ही बिलीव दैट साइंस इज बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड एम्पेरिकल एविडेंस। तो अब बिलीव की तो बात है ही नहीं, ये तो सही बात ही है एक्चुअली। इसमें बिलीव करने वाली बात क्या है? साइंस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन रैशनैलिटी एंड एम्पेरिकल एविडेंस, फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड लॉजिक टू एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मतलब क्या? कि सब्जेक्टिव ना हो, सबके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस ना हो, एक यूनिवर्सल ट्रुथ हो। तो वो क्या होता है? वो ऑब्जेक्टिव एक तरह से एक्सप्लेनेशन हो जाता है। लॉजिक टू एक्सप्लेन द नेचुरल वर्ल्ड, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, इलॉजिकल बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या है? ये है साइंस, एम्पेरिकल एविडेंस और रैशनैलिटी। इन कॉन्ट्रास्ट वेबर सॉ रिलीजन एज रूटेड इन वैल्यूज, एथिक्स एंड द कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड। ठीक है, तो रिलीजन किन चीज़ों बेस्ड होता है? वैल्यूज़ पे, एथिक्स पे और कंसेप्ट ऑफ सेक्रेड, कि आपके लिए क्या चीज़ पवित्र है। जैसे हिंदुइज्म में क्या सेक्रेड चीज़ें हो गई? काऊ, मतलब गाय हमारी माता है। और भी काफ़ी सारी जैसे मूर्तियाँ हो गई हमारे यहाँ, जैसे किसी भगवान के एक बार हमने मतलब मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कर दिया तो वो काफ़ी सेक्रेड हो जाती है। फिर जैसे बहुत सी हिंदुइज्म में तो बहुत चीज़ें हैं, ये इस तरह हर हर रिलीजन में होती हैं। जैसे क्रिश्चियनिटी में चर्च मतलब काफ़ी सेक्रेड हो गया। तो एथिक्स, वैल्यूज़ और सेक्रेड चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है रिलीजन, एड्रेसिंग मॉरल क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग मीनिंग, पर्पस एंड इमोशनल कंफर्ट टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो मॉरल क्वेश्चंस का जवाब देता है रिलीजन आपके। मॉरल क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग मीनिंग, मीनिंग देते हैं आपको लाइफ को, कि भाई लाइफ का मीनिंग क्या है। जैसे हिंदुइज्म में लाइफ का मीनिंग क्या बोला जाता है? कि हमें मुक्ति पानी है, या फिर निर्वाण जिसे बोलते हैं, निर्वाणा, ये बुद्धिज़्म में बोला जाता है। ठीक है, ये मीनिंग है आपकी लाइफ का, आप क्यों आए धरती पे, पर्पस क्या है आपकी लाइफ का। इमोशनल कंफर्ट मतलब कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आपका नज़दीकी मर गया, कोई आपका रिलेटिव मर गया, कोई ख़ास दोस्त मर गया, भगवान ना करे ऐसा हो, तो उस टाइम में रिलीजन आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन देता है कि भाई कोई मरता नहीं। जैसे हिंदुइज्म में क्या करता है? कोई मरता नहीं है, बस सोल क्या करता है? बॉडीज चेंज करता है। तो इससे क्या हमें थोड़ा आराम मिल जाता है कि भाई चलो ठीक है, कोई नहीं। Weber maintained that the growth of scientific thinking leads to secularization. Society becomes less religious. तो सेक्युलराइजेशन क्या चीज़ है? भाई देखिए, इंडिया में जब अभी हम सेक्युलर सेक्युलर बात करते हैं तो क्या होता है? सेक्युलर का मतलब कि भाई सारे धर्म बराबर हैं। सेक्युलर सेक्युलर यही तो बोलते हैं ना, सेक्युलर पॉलिटिक्स करिए साहब। लेकिन एक्चुअल जो ओरिजिनल मीनिंग है सेक्युलराइजेशन का क्या है? कि लेस रिलीजन, जितना हो सके रिलीजन कम हो किया जाए। तो सोसाइटी बिकम्स लेस रिलीजियस, दैट मीन्स सेक्युलराइजेशन। और या फिर दूसरा मीनिंग यही होता है कि गवर्नमेंट और जो आपका चर्च है या फिर रिलीजन है, ये दोनों अलग अलग हों, एक ना हो। तो वही मतलब लेस इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, ये है सेक्युलराइजेशन। रिलीजन को सिर्फ रिलीजन तक ही सीमित रहना चाहिए, बाकी चीज़ों पर टेक ओवर नहीं करना चाहिए। तो एज मतलब क्या कहते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग लीड्स टू सेक्युलराइजेशन। तो जितनी ज़्यादा साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ेगी समाज में, उतना ज़्यादा सेक्युलराइजेशन बढ़ेगा, मतलब रिलीजन का इंपॉर्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। वेयर रिलीजन एक्सप्लेनेशन लूज देयर इन्फ्लुएंस ओवर टाइम इन फेवर ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग। ठीक है, तो रिलीजन एक्सप्लेनेशन को कौन मानेगा जब साइंस प्रूफ दे रही है? भाई बारिश कोई इंद्रदेव करवा रहे हैं, या फिर कोई और रिलीजन में कोई और इसका एक्सप्लेनेशन है, तो उससे बढ़िया साइंस में देखिए ना आपकी जैसे क्या लो प्रेशर बन रहा है या क्या हो रहा है, वो सब जो बताते हैं ना मौसम विभाग वाले, वो ज़्यादा बेटर है। तो हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन साइंस दे रही है, तो वो रिलीजन एक तरह से सोसाइटी इज बिकमिंग लेस रिलीजियस, सेक्युलराइजेशन हो रहा है। He also introduced the idea of disenchantment of the world, suggesting that as science advances, the mystical and magical elements of life are stripped away. तो डिसएन्चेंटमेंट क्या है? कि जो चीज़ें मतलब पहले काफ़ी मतलब मिस्टिकल और मैजिक लगती थी, हर चीज़ की एक मतलब इम्पोर्टेंस थी ना,
वो अब धीरे धीरे खत्म हो गई है, रिजल्टिंग इन द मोर रैशनल एंड इमोशनली कोल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। तो हर चीज़ का रिलीजन जब एक्सप्लेनेशन देता है, बड़ा ग्रैंड एक्सप्लेनेशन होता है कि यार ये चीज़ भगवान ने करी है या फिर ये ऐसा हुआ है। लेकिन अब साइंस क्या है, हर चीज़ को आपको फैक्ट बेस पे बता देती है, तो फिर क्या है ना, उतना ज़्यादा वो नहीं रहता उसका, एक ऑ में होते हैं ना, वंडर में, यार ये क्या चीज़ है। जैसे मान लीजिए फायर क्या है ना? ये सब जो चीज़ें हैं, बारिश कैसे हो रही है, भूकंप कैसे आ रहा है, ये सब चीज़ें जो क्या हैं, ये पहले जब इनका एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो इंसान बड़ा ही इन चीज़ों से वो रहता था कि यार ये क्या है, मतलब इसलिए इनको फिर इन सबको मतलब वो भी मान लिए जाते थे कि भाई ये कोई देवता हैं, है ना? तो एक्सप्लेनेशन रिलीजन के बेसिस पे होता था। लेकिन जब साइंस आ गई, तो साइंस ने सबको क्लियरली प्रूव कर दिया, भाई ये काम इस वजह से होता है, ये काम इस वजह से होता है। तो उतना वो मिस्टिकल और मैजिकल नहीं रहा ना वो, हर चीज़ पता है, भाई ये बारिश क्यों होती है, भाई पानी इवापोरेट होता है, बादल बन जाते हैं, लो प्रेशर बन जाता है, बारिश हो जाती है, बात खत्म। भूकंप क्यों आता है, भाई टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, वो भिड़ जाती हैं आपस में, बात खत्म। तो अब कोई मैजिक या कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना, मिस्टिकल चीज़, यार पता ही नहीं क्या है ये, दिव्य है, क्या है, डिवाइन चीज़ है। तो अब वो डिसएन्चेंटमेंट ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड में क्या है, उतना मैजिक रहा नहीं साइंस के आने के बाद, उतना एक जो होता है ना। An explanation example of this conflict is Darwin's theory of evolution, which offers a scientific explanation of origin of life that contradicts the religious belief in divine creation. अब जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है डार्विन्स थ्योरी का, कि पहले जो मतलब जो यूरोप में ज़्यादातर क्या माना जाता था कि मतलब भगवान ने धरती, मतलब धरती और मनुष्य दोनों बनाए हैं, तो डिवाइन क्रिएशन है ह्यूमंस, भगवान की, गॉड की, ठीक है। और शायद 6 दिन लिए थे भगवान ने पूरी दुनिया बनाने में, ठीक है। और उसके बाद फिर एडम एंड ईव आए थे, वो सब थ्योरी है मतलब क्रिश्चियनिटी में। फिर एक कुछ किसी ने कुछ वो फॉरबिडन फ्रूट भी खा लिया था, है ना? तो इसलिए फिर क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी में कि मैन इज़ बॉर्न ऑफ सिन, ठीक है। लेकिन जब डार्विन ने थ्योरी दी कि भाई हम तो बंदर थे, बंदर से धीरे चलते चलते हम इंसान बन गए, तो सारा वो मैजिक खत्म हो गया ना डिवाइन थ्योरी का, कि वो 6 दिन में दुनिया बनी, एडम एंड ईव, ये सब। तो इसलिए वो मतलब उतना वो मैजिक रहता नहीं है जब साइंस हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है। सिमिलरिटीज बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, तो डरकाइम कहते हैं, डरकाइम ऑब्जर्व दैट बोथ रिलीजन एंड साइंस प्रोवाइड कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस, मीनिंग दे ऑफर शेयर्ड सिंबल कंसेप्ट्स एंड फ्रेमवर्क थ्रू विच सोसाइटीज अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस क्या है कि रिलीजन और साइंस दोनों आपको ऐसे कंसेप्ट देता है जो सबके लिए सेम होते हैं। जैसे रिलीजन में मान लीजिए हिंदू सोसाइटी है, तो सबको कंसेप्ट क्या है, जैसे कर्मा सबको पता है, भाई बुरे कर्म का बुरा नतीजा मिलता है, रीबर्थ होता है, आप इस मतलब दुनिया में जाते हैं दोबारा, मतलब जो भी हिंदुज़्म की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब कलेक्टिव कंसेप्ट्स हो गए, है ना, कंसेप्ट्स जो सब शेयर करते हैं, फ्रेमवर्क्स या फिर सिंबल्स, जैसे मंदिर वंदिर मंदिर जाना, पूजा करना, हवन करना, ये सब क्या है, हिंदू कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशंस या हिंदू कलेक्टिव कंसेप्ट्स हो गए। इसी तरह साइंस भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड करता है। भाई जैसे ग्रेविटी की थ्योरी है, तो सबके लिए सेम है ना, तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ये साइंटिफिक चीज़ है ना, तो ये सबके लिए सेम है। तो इसलिए इस तरह जो भी साइंस की डिस्कवरी है वो सबके लिए सेम होती है, तो और रिलीजन के लिए भी सेम होती है। तो दोनों साइंस और रिलीजन क्या करते हैं, कलेक्टिव चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि समाज के द्वारा शेयर की जाती हैं, शेयर्ड, है ना, शेयर्ड, थ्रू विच सोसाइटीज अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देयर। और इनका यूज़ किस लिए होता है कि अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू अस, मतलब कि साइंस हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देती है ना, भाई ये चीज़ कैसे होती है, वो चीज़ कैसे होती है, इस तरह रिलीजन भी हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देता है अपने तरीके से। बोथ रिलीजन एंड साइंस अटेम्प्ट टू मेक सेंस ऑफ लाइफ। तो क्या करते हैं, साइंस ऑफ लाइफ, मतलब कि ये दुनिया, ये भगवान, ये जो ज़िंदगी है, ये ह्यूमन लाइफ है, क्यों है, इसका मीनिंग क्या है और इसका पर्पज़ क्या है, ये सब सवालों का जवाब क्या होता है, सेंस ऑफ लाइफ। भाई बताओ तो सही, मतलब बात क्या है। तो बोथ साइंस एंड रिलीजन अटेम्प्ट टू मेक अ सेंस ऑफ लाइफ, इसका एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। एंड द यूनिवर्स, दो दे यूज डिफरेंट मेथड्स, रिलीजन रिलाइज ऑन फेथ एंड बिलीव वाइल साइंस डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वेशन एंड रीजन। भाई देखिए, एज अ ह्यूमन वी आर क्यूरियस, क्यूरियस मतलब हमको हर चीज़ जाननी होती है। तो जब इनिशियली जब ह्यूमंस थे, तो उनको भी सब चीज़ें जाननी थी, भाई सब कैसे हो रहा है, हम क्यों पैदा हुए, हम कौन है, कहाँ से आए, और ये सब जो बातें होती हैं। लेकिन उस टाइम कोई साइंटिफिक टेक्निक्स तो थी नहीं, तो फिर सहारा लिया गया रिलीजन का, क्योंकि रिलीजन में कुछ प्रूव तो करना होता नहीं है, जो कह दिया वो मान लिया जाता है। तो पहले हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन रिलीजन के थ्रू आता था, ठीक है। बाद में फिर जब साइंस आई, तो साइंस ने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया, बिकॉज विद प्रूफ एंड मतलब एम्पेरिकल प्रूफ्स।
रिलीजन relies on faith and belief while science depends on observation and reason. Both serve manifest functions as well as latent functions. ठीक है, तो manifest function क्या होते हैं? जो कि जाहिर होते हैं, जो कि पता होते हैं कि ऐसा ये काम होगा, ऑब्जर्वेबल होते हैं, ऑब्वियस होते हैं, इंटेंडेड होते हैं, ठीक है। और लेटेंट फंक्शन क्या होते हैं? जो कि हिडन होते हैं, या जैसे इनको साइड इफेक्ट्स बोल सकते हैं आप, जो मतलब इंटेंडेड नहीं होते लेकिन फिर भी हो जाते हैं। जैसे कोई आप दवाई लेते हैं तो उससे आपका बुखार तो ठीक हो गया, लेकिन उसको इसका कोई साइड इफेक्ट हो गया, मतलब आपको आपका मतलब आपको पेट खराब हो गया आपका एज अ साइड इफेक्ट, ठीक है, तो वो क्या हो गया? लेटेंट फंक्शन हो गया। उसका मैनिफेस्ट फंक्शन है आपका बुखार उतर जाना। तो इसी तरह ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि साइंस और रिलीजन दोनों के मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल साइंस एडवांसेस टेक्नोलॉजी, तो साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, तो इसका मैनिफेस्ट फंक्शन हो गया, मतलब हाँ ऐसा तो होना ही चाहिए ना, ऑब्वियस फंक्शन, इंटेंडेड फंक्शन। बट मे ऑल्सो वीकन्स ट्रेडिशनल बिलीव्स, लेकिन साइंस की वजह से टेक्नोलॉजी तो बढ़ गई, लेकिन जो पुराने बिलीव्स हैं वो कमज़ोर हो गए, क्योंकि अब हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन आने लग गया। भाई जो अंधविश्वास होता है, सुपरस्टिशियंस होते हैं, वो कम हो जाते हैं ना साइंस के आने की वजह से। तो ये क्या हो गया? उसका लेटेंट फंक्शन, छुपा हुआ फंक्शन, साइड इफेक्ट बोल सकते हैं उसको। वाइल रिलीजन ऑफर्स मॉरल गाइडेंस, ऑल्सो फॉस्टर सोशल यूनिटी। तो रिलीजन क्या करता है? मॉरल गाइडेंस देता है। भाई मॉरल गाइडेंस मतलब क्या सही है क्या गलत, इसको कौन बताता है? रिलीजन बताता है। तो ये इसका क्या भाई बताना ही चाहिए ना, इंटेंडेड फंक्शन हो गया, मेन फंक्शन हो गया, जो कि ऑब्वियस है। लेकिन छुपा हुआ है साइड इफेक्ट क्या है इसका? कि सोशल यूनिटी बढ़ती है रिलीजन की वजह से। भाई जो जो ऐसा नहीं कि दो अलग अलग रिलीजन तो वो तो आपस में लड़ेंगे, लेकिन जैसे मान लीजिए किसी एक जगह सोसाइटी में सिर्फ एक ही रिलीजन है, तो इसकी वजह से क्या होगा? लोग में यूनिटी बढ़ेगी ना, सब लोग एक ही जगह, मान लीजिए मंदिर है कोई, वहाँ पे जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, त्यौहार मनाएंगे, शेयर्ड फेस्टिवल्स होंगे, शेयर्ड रिचुअल्स होंगे रिलीजन के, तो क्या है? यूनिटी बढ़ेगी। Durkheim emphasized that both religion and science are products of emotional and intellectual human needs. People turn to them not only to understand reality but also find meaning, comfort and sense of belonging. तो रिलीजन्स और साइंस दोनों क्या है? हमारी इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड्स को पूरा करने की चीज़ें हैं। इमोशनल नीड्स क्या हो गई? वही सवाल के जवाब कि भाई हम कौन हैं, क्या हैं, साइकोलॉजिकल सवाल ना, एग्जिस्टेंशियल सवाल, हम कौन हैं, कहाँ से आए, या क्या, क्यों, मतलब ये सब हो रहा है, लाइफ क्या है, या फिर कोई आपको डिस्कम्फर्ट है ना, आपके कोई किसी की डेथ हो गई है, या फिर मतलब आपको कोई बिजनेस में घाटा हो गया, एग्जाम में आप फेल हो गए, तो फिर क्या ना, रिलीजन आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है। मंदिर जाइए, अच्छा मतलब भगवान के भजन करिए, वो सब करिए, ठीक है। इंटेलेक्चुअल ह्यूमन नीड्स की, इंसान क्यूरियस है बाय नेचर, उसे हर चीज़ जाननी होती है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, है ना, नदियाँ क्यों बहती हैं, पहाड़ क्यों, जैसे अब भाई ये जो ग्रेविटी की कहते हैं ना, खोज हुई किसने? न्यूटन ने करी। कैसे करी? कि उनके सर पे एक सेब गिर गया, तो उनके दिमाग में ख्याल आया कि भाई ये सेब गिरा क्यों मेरे, मतलब अच्छा भला पेड़ में था, नीचे कैसे गिर गया? तो एक कितना बढ़िया उन्होंने सोचा ना, नीचे उसका कोई चीज़ खींच रही थी, अर्थ मतलब ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, तो उसको नाम दिया उन्होंने ग्रेविटी। तो ये एग्जाम्पल क्या हो गया? भाई ह्यूमन बाय नेचर क्या है? क्यूरियस है, हमको हर चीज़ जाननी होती है। तो हमारी जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमन नीड्स है, इसको कौन पूरा करता है? साइंस पूरी करती है, ठीक है। तो हमें मीनिंग फाइंड करना होता है, कंफर्ट और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है। अब थोड़ा कंपैरिजन देख लेते हैं साइंस और रिलीजन का। साइंस का है इंक्विजिटिव एंड रैशनल। इंक्विजिटिव मतलब कि वही जैसे इंक्वायरी, कि हमें हर चीज़ जाननी है, तो साइंस वही वही मतलब है इसका, कि हम जानने को उत्सुक हैं। तो साइंस हमारे मतलब क्या है? इंक्विजिटिव है। साइंस भी हर तरह से इंक्वायरी करती है, हर चीज़ को बारे में एक्सप्लेनेशन देती है, भाई ये हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या उसका रीज़न है। रैशनल मतलब लॉजिकल है। रिलीजन कैसा है? स्पेक्युलेटिव और इमेजिनेटिव, मतलब कि भाई जहाँ तक हो सके घोड़े दौड़ाओ अपने दिमाग के, भाई ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, कोई, क्योंकि भाई रिलीजन में कोई प्रूफ तो देना होता नहीं है ना, कुछ भी कह दो आप। स्पेक्युलेटिव है मतलब अंदाजे लगाए जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है, बिना प्रूफ के बेसिकली जो बातें की जाती हैं वो रिलीजन में आती है। साइंस कैसी होती है? एम्पेरिकल, ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, ठीक है ना। हर चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है, मेजर किया जाता है। एम्पेरिकल मतलब फैक्ट्स और फिगर्स के बेसिस पे काम होता है। रिलीजन तो देखिए विश्वास पे होता है, धर्म कहते हैं ना विश्वास पे होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर रिलीजन आपके किसी काम का नहीं है। साइंस प्रमोट्स क्वेश्चनिंग एंड इनोवेशन, तो वही हर चीज़ को सवाल करो, कोई, यही साइंस कहती है ना, हर चीज़ पे सवाल उठाओ, भाई ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और इनोवेशन, नई नई सोच लेके आओ, नई चीज़ें इन्वेंट करो। रिलीजन क्या करता है? प्रमोट्स ट्रेडिशन एंड स्टेटस को, तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ये कहता है रिलीजन, और जो पुरानी चीज़ें थी उन्हीं को आगे बढ़ाओ, ये कहता है रिलीजन। साइंस यूनिवर्सली वैलिड है, जैसे ग्रेविटी, भाई अमेरिका में भी वही ग्रेविटी है, इंडिया में भी वही ग्रेविटी है ना। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी अमेरिका में वही है, इंडिया में, मतलब जो भी साइंटिफिक कंसेप्ट है हर जगह सेम होते हैं, तो यूनिवर्सली वैलिड है। रिलीजन क्या है? तो कम्युनिटी स्पेसिफिक है, भाई हिंदुइज्म के बिलीव इस्लाम में थोड़ी माने जाएंगे,
और इस्लाम के बिलीव क्रिश्चियनिटी में थोड़ी माने जाएंगे, सबके अपने अपने हैं, तो यूनिवर्सली वैलिड कैसे हो सकते हैं। साइंस कैसी इंडिविजुअलिस्टिक है, इंडिविजुअल रीजनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, हर आदमी अपनी एक अलग सोच रखता है साइंस में, मतलब हर आदमी रीजन करना चाहता है ना। रिलीजन में तो क्या होता है, जितनी फॉलोवर्स है सबको बोल दिया जाता है भाई आपको सबको ये फॉलो करना है। साइंस में हर आदमी क्या करता है, क्रिटिकल थिंकिंग करता है। रिलीजन कैसा होता है, कलेक्टिविस्टिक, मतलब सबकी सेम सोच है, एज अ कलेक्शन बिहेव करते हैं लोग, सेम बिलीव सेम सोच। लिबरेटिंग एंड एनलाइटिंग, साइंस कैसे लिबरेटिंग है, और एनलाइटर मतलब आपको ज्ञान के चक्षु खोल देती है, आपके आंखें खोल देती हैं आपके ज्ञान की, और आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। रिलीजन कैसा है, बाइंडिंग एंड हायरार्किकल, बाइंड करता है, मतलब एक तरह से जो भी आपका रिलीजन है उसके जो डॉक्ट्रिन है, मतलब उसमें जो कहा गया है उसी से बंध के आपको रहना पड़ता है, तभी आप रिलीजन के फॉलोवर कहलाते हैं। साइंस सीक्स टू एक्सप्लेन अननोन थ्रू रीजन, तो हर चीज़ साइंस के किस के बेसिस पे एक्सप्लेन करना चाहती है, रीजन के करती है, रीजन के बेसिस, रीजन मतलब लॉजिक। रिलीजन क्या करता है, डिस्क्राइब्स अननोन एज मिस्टिकल और डिवाइन, तो कोई भी चीज़ हो उसको दिव्य बोल दिया जाता है, भाई ये तो दिव्य है या मिस्टिकल है। मिस्टिकल मतलब मिस्ट्री है, बेसिकली पता नहीं है सब क्या है, लेकिन कुछ तो है, मतलब भाई रिलीजन तो ऐसे ही काम करेगा ना, विश्वास है तो मानिए। अब बात करते हैं सेक्युलराइजेशन की, ठीक है। तो जैसे हमने देखा था थोड़ी देर पहले, सेक्युलराइजेशन क्या होता है कि रिलीजन का कम होना, कम मतलब रिलीजन के इन्फ्लुएंस का कम होना। सेक्युलराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच रिलीजन लूजेज इट्स सोशल कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस इन एवरीडे लाइफ। तो रिलीजन का प्रभाव जैसे जैसे समाज में कम होता जाता है, तो उसको उस प्रोसेस को क्या हम बोलते हैं, सेक्युलराइजेशन। तो बाय प्रोसेस बाय विच रिलीजन लूजेज इट्स सोशल कल्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लुएंस, सोशल कल्चरल हर चीज़ में रिलीजन का इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे हम, सेक्युलराइजेशन, ठीक है। इट सिग्निफाइंस डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशन ओवर इंडिविजुअल एंड पब्लिक अफेयर्स। तो डिक्लाइन इन द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस बिलीव्स मतलब जो पहले कमांड रिलीजन की थी, कमांड मतलब जो भी रिलीजन मतलब रिलीजियस हेड्स कह देते थे वही समाज में होता था, हर आदमी रिलीजन को मान के ही चलता था। अब क्या है, धीरे धीरे वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, पहले हिंदुइज़्म था, मतलब अभी खैर 80% तो हिंदू ही है इंडिया में, लेकिन जैसे उतने हिंदूज़ भी फॉलो नहीं करते हैं। जैसे पहले ये जैसे आप क्या है ना, आप अपनी लैंड को क्रॉस नहीं कर सकते थे। जैसे आपका जैसे इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में ही आपको रहना है, मतलब ये सी पार करके नहीं जा सकते थे आप बाहर। अब जैसे जो आदमी सी पार करके बाहर वापस आ जाता था उसे फिर लोग ह्यूमन ही कंसीडर नहीं करते थे। तो अब एक रिलीजियस बिलीफ था हिंदुइज़्म का, लेकिन अब वो उतना वो रहा नहीं है, ठीक है। अब जैसे कास्ट सिस्टम भी है, अब ये भी एक तरह से रिलीजियस बिलीव ही है, लेकिन अब मान लीजिए गलत है, तो इसके लिए इस क्योंकि हम भाई समाज डेवलप हो रहा है, साइंटिफिक सोसाइटी बन रही है, और हमें पता भी है कई कास्ट सिस्टम गलत होता है, ऐसे थोड़ी आप किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं अगर वो लोअर कास्ट है तो, ठीक है। तो इसलिए इसका भी वो इफेक्ट कम हो रहा है। और हर मतलब उसमें ये जैसे आप यूरोप में क्रिश्चियनिटी देख लीजिए, क्रिश्चियनिटी तो काफ़ी एक तरह से बहुत ही वीक हो गई है यूरोप में, अमेरिका में लोग उतना बिलीव नहीं करते हैं। तो रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस का डिक्लाइन जो होता है, डिक्लाइन इन अथॉरिटी, उसको क्या बोलेंगे, सेक्युलराइजेशन। दिस प्रोसेस इज क्लोजली लिंक विद मॉडर्नाइजेशन, भाई क्लोजली लिंक तो होगा ही, तो जैसे जैसे आपका मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा समाज में, रिलीजन की अथॉरिटी या रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा, विच ब्रिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए मॉडर्नाइजेशन क्या होगा, साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ेगी ना, और साइंटिफिक थिंकिंग क्या है, रैशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग है, और रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग में क्या होगा, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए होता है, एम्पेरिकल प्रूफ। और रिलीजन किस पे काम करता है, फेथ पे, भाई विश्वास करिए, मेरी बात मानिए, ऐसा हुआ था। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, साइंटिफिक थिंकिंग बढ़ेगी, तो आप आदमी हर चीज़ का प्रूफ मांगेगा, जब रिलीजन को प्रूफ दे नहीं पाएगा तो क्या होगा, उसकी अथॉरिटी या उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा। सेक्युलराइजेशन इज ऑल्सो associated with rationalization, the increasing reliance on logic, evidence and scientific reasoning instead of faith और tradition, ठीक है। तो अब इंक्रीजिंग रिलायंस कैसे बढ़ता है, क्योंकि मॉडर्निटी की वजह से, जैसे जैसे समाज मॉडर्न होता जाता है, तो उस साइंस एक तरह से, भाई क्या है ना कि ये जैसे ये समाज है आपका मान लीजिए, तो जैसे जैसे साइंस का इन्फ्लुएंस बढ़ता, मान लीजिए पूरे में रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, तो जैसे जैसे साइंस का इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, रिलीजन का इन्फ्लुएंस उतना ही कम होता जाएगा। साइंस का बढ़ रहा है आजकल और रिलीजन का कम हो रहा है। तो मॉडर्निटी क्या है, मॉडर्निटी और मतलब रैशनलाइजेशन क्या है,
कि रिलायंस ऑन लॉजिक, एविडेंस एंड साइंटिफिक रीजन, ये सब किसके फीचर्स हैं? मॉडर्नाइजेशन के या रैशनलाइजेशन के। तो फेथ और ट्रेडिशन पुरानी बातें हो गई। आज की बात क्या है? साइंटिफिक रीजन या लॉजिकल थिंकिंग पे बात करिए, हर चीज़ का प्रूफ और एविडेंस लेके आइए। ऐसे कोई आदमी थोड़ी कोई भी बात मान लेता है आजकल। एज साइंटिफिक थिंकिंग एंड एम्पेरिकल नॉलेज बिकम डोमिनेंट, ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस आर ऑफन व्यूड एज आउटडेटेड। ठीक है, तो जैसे ही साइंटिफिक थिंकिंग और एम्पेरिकल नॉलेज ज़्यादा बढ़ जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, ट्रेडिशनल रिलीजियस एक्सप्लेनेशंस थे उनको बोल देते हैं पुरानी बातें हैं, तो पिछड़ी बातें हैं साहब, ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है ये। अब कोई आजकल ऐसा नहीं मानता। लोग बोलते हैं ना, आई बिलीव इन साइंस, लीडिंग टू रिड्यूस रिलीजियस इन्वॉल्वमेंट एंड सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सोसाइटीज। तो वही बात है, जैसे जैसे साइंस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम होएगा। थिंकर्स पर्सपेक्टिव ऑन सेक्युलराइजेशन, एम आर डरकहाइम क्या कहते हैं? डरकहाइम एक्नॉलेज दैट रिलीजन वाज डिक्लाइनिंग इन मॉडर्न सोसाइटी ड्यू टू फंक्शनल डिफरेंशिएशन, meaning that specialized institutions like education, law and economy take over roles that religion once fulfilled। तो पहले रिलीजन क्या था ना, एक ऐसी चीज़ थी जो आपके मतलब ह्यूमन लाइफ के हर एस्पेक्ट को इन्फ्लुएंस करती थी। चाहे वो आपकी एजुकेशन हो गई, चाहे लॉ हो गया, चाहे इकोनॉमी हो गई, कोई भी चीज़ हो गई, हर चीज़ रिलीजन के द्वारा ही पूरी की जाती थी। इवन हेल्थ केयर हो गई, क्योंकि हेल्थ केयर जैसी कोई चीज़ नहीं थी ना, मेडिकल साइंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो जो रिलीजियस हेड होते थे वही मतलब कुछ वो झाड़ फूंक कर देते थे, मंत्र पढ़ देते थे। तो हर काम क्या हो रिलीजन मतलब करता था उसको। एजुकेशन भी रिलीजन ही देता था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। तो अब क्या आ गया? फंक्शनल डिफरेंशिएशन आ गया। मतलब हर चीज़ का, हर इंस्टीट्यूशन का एक अलग मतलब हर चीज़ के लिए एक अलग इंस्टीट्यूशन बन गया। एजुकेशन के अलग डिपार्टमेंट हो गया, लॉ अलग हो गया, इकोनॉमी अलग हो गई। ठीक है, तो जब अब सब चीज़ें अलग हो गई तो रिलीजन भी फिर सिर्फ अपना रिलीजन तक ही सीमित रह गया। ये सब चीज़ें इंडिपेंडेंट हो गई। तो इसलिए डरकहाइम के हिसाब से डिक्लाइन आया रिलीजन की अथॉरिटी में या रिलीजन के इन्फ्लुएंस में। तो पहले सारे रोल्स क्या है, रिलीजन फुलफिल करता था। अब सबके लिए क्या अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बन गए, एजुकेशन अलग है, लॉ अलग है, तो अब रिलीजन उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं रहा। However, Durkheim believed that religion continues to provide moral unity and social cohesion even in institutional role diminishes। ठीक है, तो मॉरल यूनिटी तो आज भी रिलीजन प्रोवाइड कर रहा है, और सोशल कोहेजन मतलब भाईचारा बढ़ा रहा है। लेकिन वही बात है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ में नहीं, जहाँ एक ही जगह बहुत सारे रिलीजन एग्जिस्ट कर रहे हैं। जहाँ पे सिर्फ एक ही रिलीजन है पूरे समाज में, तो वहाँ पे मॉरल यूनिटी और सोशल कोहेजन रिलीजन बढ़ाता है। वेबर, अब वेबर की बात करते हैं। वेबर आर्ग्यूड दैट राइज ऑफ रैशनलाइजेशन इन मॉडर्न सोसाइटी लीड्स टू डिसएंचमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने पहले ही देख लिया था, दोबारा इसको मतलब डिस्कस कर लेते हैं। वही जैसे जैसे रैशनलाइजेशन बढ़ेगा, रैशनलाइजेशन मतलब वही क्या है? लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग बोल लीजिए, साइंटिफिक थिंकिंग बोल लीजिए, मतलब बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस। ठीक है, हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। ठीक है, या मॉडर्न एक तरह से मॉडर्निटी भी बोल सकते हैं इसको, आप मॉडर्नाइजेशन बोल सकते हैं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती हैं तो सोसाइटी में क्या होता है? डिसएंचमेंट ऑफ द वर्ल्ड। तो डिसएंचमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ें हमारे को पहले बड़ी मिस्टिकल लगती थी, बड़ी मिस्टीरियस लगती थी, मैजिकल लगती थी, अब उनका क्या है? सुपर नेचुरल और मिस्टिकल एक्सप्लेनेशंस जो होते थे, अब उनको साइंस ने लॉजिक और मतलब एक तरह से साइंटिफिक रीजनिंग के द्वारा बता दिया। भाई जैसे पहले आसमान है ना, ये ऐसा लगता था यार ये इसके पार पता नहीं क्या होता है, भगवान रहते हैं। अब तो सब देख लिया ना, वो नासा के सैटेलाइट से कुछ भी नहीं है ऊपर, ब्लैकनेस है, मतलब अंधेरा है ना? तो अब वो मिस्ट्री खत्म हो गई ना स्काई की, कि यार इसके आसमान के पार क्या है। पहले बोलते हैं 7 आसमान होते हैं, फिर उनके बाद ये हो, मतलब कुछ भी बोल देते थे क्योंकि प्रूफ तो देना नहीं होता था। तो एक बड़ी मिस्टिकल और मैजिकल चीज़ लगती थी ना आसमान। तो अब तो साइंस ने बता दिया भाई कुछ नहीं है। जैसे ज्योग्राफी में ना ट्रोपोस्फेयर, ये काफ़ी लेयर्स होती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ये सब होता है। उसके बाद खत्म हो जाता है अर्थ का स्फेयर, उसके बाद बस कुछ नहीं है, वैक्यूम आ जाता है। तो ये है। तो अब सारा वो मिस्ट्री और मैजिक खत्म हो गई स्काई की। तो क्या हो गया? एन्चेंटमेंट हो गया। मतलब बड़े ही हम कोल्ड हो गए भाई, जब एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तो आपको कहते हैं ना भाई, जैसे मैजिक ट्रिक होती है ना भाई, जैसे कोई जादूगर आपको मैजिक ट्रिक दिखाता है, तो जब तक आपको वो ट्रिक समझ नहीं आती है कर कैसे रहा, आपको बड़ा ही उसमें वो आता है ना, अरे यार क्या है ये, है ना? और जैसे ही आपने वो ट्रिक देख ली, अच्छा अच्छा ये तो ऐसे कर रहा है, बात खत्म हो गई वहीं पे। फिर आप उसमें उतना, आपके अंदर उसके लिए इतना वो नहीं रह जाता, है ना? क्या मतलब उसका एक तरह से वो जो एक एक्साइटमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो वही है डिसएंचमेंट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के प्रति एक्साइटमेंट खत्म हो गया लोगों का, बिकॉज हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक बेसिस पे मिल गया है। अकॉर्डिंग टू वेबर दिस रैशनल आउटलुक ग्रेजुअली
इरोड्स द कल्चरल अथॉरिटी ऑफ रिलीजन लीडिंग टू सेकुलराइजेशन। ठीक है, तो वेबर के हिसाब से जो ये रैशनल आउटलुक है, रैशनल लॉजिकल जो काम है, जैसे जैसे ये बढ़ती जाती है समाज में, तो रिलीजन की अथॉरिटी कम होती जाती है और सेकुलराइजेशन भी बढ़ता जाता है। अब मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स व्यूड रिलीजन एज द ओपियम ऑफ द मासेज, हमने देख लिया था। तो रिलीजन से तो मार्क्स को बहुत ज़्यादा नफरत थी, बोलते थे ये यही बहुत बड़ा एक तरह से ख़राब चीज़ है, जिस ओपियम ऑफ द मासेज है। मतलब ये जैसे अफीम होती है, ओपियम को बोलते हैं अफीम हिंदी में। अफीम से क्या होता है? नशा होता है। तो नशे में क्या होता है? आदमी मतलब बेसुध पड़ा रहता है। तो मासेस क्या हैं? रिलीजन के नशे में पड़ी रहती हैं। तो उनको पता ही नहीं पड़ता कि जो पैसे वाले डोमिनेंट बुर्जुआ लोग हैं, वो उनका क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लास कॉन्शियसनेस नहीं आ पाती रिलीजन की वजह से। मेनी सर्व एज अ इल्यूजन दैट पैसिफाइड द ऑपरेशन बाय ऑफरिंग फॉल्स होप एंड कंफर्ट। तो ये फॉल्स होप भी तो देता है ना रिलीजन, कि भाई आपको क्या है कि ये सब दुनिया तो बेकार की बातें हैं, आपको तो असली है हेवन, जन्नत मिलेगी अगर आप यहाँ पे अच्छा कुछ करेंगे। तो प्रॉमिस ऑफ अ गुड लाइफ इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। Marx believed that with modernization and the end of exploitation, the influence of religion would be diminished as people would no longer need it to cope with their suffering। ठीक है, तो वही इनका भी लगभग वही कहना है कि सही बात भी, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ेगा, रिलीजन का इन्फ्लुएंस क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा और एक्सप्लॉइटेशन भी खत्म हो जाएगा। अब ये तो एक प्रश्न चिन्ह है कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या एक्सप्लॉइटेशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ, कह नहीं सकते। ठीक है, ब्रायन विल्सन क्या कहते हैं? ब्रायन विल्सन इन इज 1966 वर्क रिलीजन इन सेक्युलर सोसाइटी, बुक लिखी थी उन्होंने, आर्ग्यूड दैट देयर इज अ स्टडी एंड मेजरेबल डिक्लाइन इन रिलीजियस इन्फ्लुएंस इन मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक है, तो इन्होंने 1966 में ही देख लिया था कि मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या हो रहा है, रिलीजन जो है वो डिक्लाइन पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि विल्सन एम्फेसाइज दैट इंस्टीट्यूशनल रिलीजन हैज़ लॉस्ट इट्स कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल्स बिहेवियर्स। तो इंस्टीट्यूशनल रिलीजन मतलब जैसे कि चर्च हो गया क्रिश्चियनिटी में, तो इसका क्या है, जो पहले कंट्रोल हुआ करता था हर आदमी की इंडिविजुअल लाइफ पे भी, उसके बिहेवियर पे। बिहेवियर पे कैसे? मतलब आपको क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे आजकल लिव इन रिलेशनशिप होते हैं, मतलब बिना शादी के लोग एक साथ रह रहे हैं, तो रिलीजन कभी इसको अलाउ करता ही नहीं है। तो जब पुराना रिलीजियस सोसाइटी, तो ऐसा तो सोचना ही इम्पॉसिबल था, है ना। लेकिन आजकल वो हो सकता है क्योंकि कानूनी रूप से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आजकल क्या है, रिलीजन का आपके बिहेवियर पे, बिलीव्स पे कंट्रोल जो है वो कम हो रहा है। जैसे इंटरकास्ट मैरिज है, अब ये हिंदुइज्म में इसको मतलब गलत माना जाता है, लेकिन अब जैसे हिंदुइज्म का एक तरह से थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस कम हो रहा है, तो इंटरकास्ट मैरिज भी हो रही है इंडिया में खूब आजकल, और सरकार भी इसको पूरी तरह से परमिट देती है। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग अ क्लियर ट्रेंड टुवर्ड सेकुलराइजेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये कह रहे हैं कि भाई इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि मॉडर्न वर्ल्ड में सेकुलराइजेशन जो है वो बढ़ रहा है। Decline in major dimension of secularization, decline in institutional participation. There has been a notable decline in participation in formal religious institutions such as falling church attendance in Europe and USA। तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मतलब ये प्रूफ है कि सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है, कि चर्च मतलब चर्च में जाना लोगों ने कम कर दिया। भाई जो संडे की छुट्टी का जो कंसेप्ट है ना, इंडिया में हर जगह चलता है संडे की छुट्टी। ये संडे की छुट्टी क्यों होती है? ये बेसिकली इसका ओरिजिन है क्रिश्चियनिटी में। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो संडे जो होता है ना, वो होता है भगवान का दिन। भाई जैसे अपने यहाँ हिंदुइज्म में या फिर इस्लाम में तो क्या है ना कि हर दिन भगवान का या फिर अल्लाह का होता है। मतलब कि जैसे हिंदुइज्म में अपने बोलते हैं ना कि रोज़ मंदिर जाना चाहिए, सुबह शाम आरती करनी चाहिए। इस्लाम में बोलते हैं कि दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी चाहिए। लेकिन क्रिश्चियनिटी में क्या होता है, सिर्फ आपको संडे को चर्च जाना होता है। संडे होता है चर्च के लिए, इसलिए संडे की छुट्टी रखी जाती थी पहले, कि संडे को छुट्टी दो कि सब लोग चर्च में जाएंगे। संडे चर्च बोलते हैं इसको। फिर वो कंसेप्ट ऐसा हो गया कि वर्ल्ड वाइड फैल गया, क्योंकि सब जगह क्या है ना, यूरोपियंस ने कब्जा कर लिया था, और यूरोपियंस का मेजर रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी थी। तो इसलिए इंडिया में भी सब जगह संडे की छुट्टी आज भी होती है। ठीक है, तो मतलब यूरोप और यूएसए में क्या है कि चर्च में लोगों ने जाना कम कर दिया है। तो कम करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब क्या है, सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है, मतलब रिलीजन का इन्फ्लुएंस कम हो रहा है। ब्रायन विल्सन आर्ग्यूड दैट दिस डिक्लाइन इन रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस क्लियर इंडिकेटर ऑफ सेकुलराइजेशन। ठीक है, तो वही बात है, बिल्कुल सेकुलराइजेशन बढ़ रहा है इसका मतलब। Religion has gradually lost its dominant role in key public spheres like education, politics and social welfare। ठीक है, तो पहले हर चीज़ रिलीजन कंट्रोल करता था, चाहे वो आपका एजुकेशन हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, सोशल वेलफेयर हो गया, इवन गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, क्या करेगी। ठीक है, तो ये सब क्या है, हेल्थ केयर कैसे होगी, हर चीज़ पर रिलीजन कब्जा था।
लेकिन अब सिर्फ रिलीजन क्या है, रिलीजन की तौर पे ही सिमट के रह गया है कि जब हमको रिलीजन की जरूरत पड़ती है, मतलब जैसे जैसे अब आप लोग सुबह शाम, मतलब जैसे एक इंडिविजुअल चीज़ होती है ना कि भाई मैं तो बिलीव करता हूँ तो मैं सुबह शाम मंदिर चला जाता हूँ, बस बात करता हूँ, इससे ज़्यादा रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं है अब। However, Talcott Parsons offers a counter view, describing this process not as a decline but as a structural differentiation, where religion's functions became more specialized and its values more generalized. ठीक है, तो structural differentiation क्या है कि रिलीजन की एक तरह से जो सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा था उनमें एक डिफरेंस आ गया। पहले तो वो ऑल एनकम्पासिंग थी, मतलब सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को रिलीजन एक तरह से सर्व कर रहा था, चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो। अब लेकिन क्या है, थोड़ा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, चेंज आ गया। वो क्या है कि अब रिलीजन का थोड़ा स्फेयर थोड़ा सीमित हो गया है। अब स्पेशलाइज्ड चीज़ें मतलब प्रोवाइड कर रहा है, जैसे क्या, वैल्यूज़, मॉरल्स, है ना, इस तरह की चीज़ें। बाकी फिर इमोशनल कंफर्ट तो है ही। आपको ज़िंदगी के प्रति जो सवाल हैं कि भाई हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मन की शांति कैसे मिले, ये सब क्या है, रिलीजन प्रोवाइड कर रहा है। वो सब बातें रिलीजन ने छोड़ दी, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, ये सब रिलीजन के एक तरह से कंट्रोल से चला गया। Religious pluralism, the coexistence of multiple religions in society leads to competitive environment among them, reducing the unifying power of any single religion. ठीक है, तो एक ही सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन हो तो क्या हो जाता है, कंपिटिटिव एनवायरनमेंट हो जाती है, एक मतलब रिलीजन आपस में एक दूसरे से compete करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक रिलीजन पूरी सोसाइटी को यूनिफाई नहीं कर पाता, क्योंकि एक रिलीजन तो है नहीं, अलग अलग रिलीजन है, तो लोग क्या है, अलग अलग रिलीजन में बटे रहते हैं। अकॉर्डिंग टू विल्सन, नो वन रिलीजन टुडे कमांड्स यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अक्रॉस द कम्युनिटी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा रिलीजन आज के ज़माने में नहीं है जो पूरे वर्ल्ड में एक तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस हो। हर आदमी का, सबका अलग अपना अलग अलग रिलीजन है। सेकुलराइजेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस themselves have undergone transformation to align with modern societal norms। ठीक है, तो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी थोड़ा अपने आप को क्या है, चेंज किया है कि वो भी थोड़ा, क्योंकि जैसे मॉडर्न ज़माना जो है ना, तो उसमें मॉडर्न व्यूज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, तभी लोग आपको थोड़ा क्या है, मानेंगे। जैसे अब हिंदुइज़्म में भी, अब पहले तो कास्टिज़्म जो है काफ़ी एक्सट्रीम फॉर्म पे था, लेकिन अब हिंदुइज़्म में भी जैसे जो हेड हैं हिंदू धर्म के, वो भी थोड़ा क्या है ना, थोड़ा लीनिएंट हो गए हैं कास्ट सिस्टम के लिए कि भाई ठीक है, जैसे लोअर कास्ट के मेंबर्स के लिए भी क्या है, मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाना, इस तब कर रहा है, क्योंकि क्या है कि भाई मॉडर्निटी आ गई है ना। अब आप पुरानी इस तरह की जो बातें हैं कि भाई हम कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, सब जो गलत बातें हैं, इनके साथ आप नहीं चल सकते हैं मॉडर्न ज़माने में। ठीक है, तो इसलिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैव अंडरगोन ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को ही उन्होंने बदला है कि वो कि नए ज़माने के साथ चलना पड़ेगा। विल हरबर्ग नोटेड इन हिज वर्क प्रोटेस्टेंट कैथोलिक जियो, किताब लिखी थी इन्होंने 1960 में, ये उसका नाम था, ये प्रोटेस्टेंट कैथोलिक एंड जियो, मतलब एंड नहीं था, कॉमा ही था बस। दैट अमेरिकन रिलीजियस लाइफ हैड बिकम डीपली इंटीग्रेटेड विद ब्रॉडर अमेरिकन वे ऑफ लाइफ रिफ्लेक्टिंग सेक्युलर एडेप्टेशन। मतलब क्या कि अमेरिकन वे ऑफ लाइफ क्या है भाई, जो अमेरिका में एज अ मतलब जो भी जीने का तरीका है, तो उसमें क्या है ना, वो रिलीजियस लाइफ ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है, इंटीग्रेट कर लिया है। तो रिलीजन का कंट्रोल नहीं है, अमेरिकन वे ऑफ लाइफ का कंट्रोल है। भाई आदमी जैसे जो जॉब कर रहा है, क्या खाता है, क्या पीता है, ठीक है, तो वो हो गया अमेरिकन वे ऑफ लाइफ। तो रिलीजन भी उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया, ज़्यादा मतलब ज़्यादा रिलीजन का अब उतना इन्फ्लुएंस है नहीं। rise of individualism, there is a growing shift from collective institutional worship towards personalized form of spirituality। ठीक है, तो पहले रिलीजन कैसा था, कलेक्टिव था, इंस्टीट्यूशनल वर्शिप थी, मतलब हर आदमी चर्च में जाता था। या इंडिया में जैसे हिंदुइज्म की बात कर लीजिए, सब क्या है, मंदिर सुबह शाम सभी जाते थे टेम्पल आरती करने के लिए। लेकिन आजकल क्या है कि थोड़ा क्या है, पर्सनलाइज चीज़ बन गई है। भाई मैं तो अपने घर पे ही मतलब है ना, वो थोड़ा हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, या फिर जैसे कोई क्रिश्चियन है तो भाई अपने घर में ही उन्होंने जैसे कुछ जो भी क्रिश्चियनिटी में करते होंगे, ठीक है, तो अब लोग क्या है ना, पर्सनल हो रहे हैं कि भाई कोई ऐसा जो कॉमन प्लेस है, जैसे चर्च हो गया या फिर मंदिर हो गया, वहाँ जाने के बजाय घर पे ही अपना चुपचाप छोटा मोटा जो करना है कर लो। या कोई बिल्कुल एथिस्ट है तो वो कुछ भी नहीं करेगा। रॉबर्ट बेले आर्ग्यूड दैट दिस इज नॉट अ डिक्लाइन ऑफ रिलीजन बट रेदर अ ट्रांसफॉर्मेशन इन हाउ इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस फेथ। तो रॉबर्ट बेला के हिसाब से ये कोई डिक्लाइन इन रिलीजन नहीं है कि भाई रिलीजन खत्म हो गया, ये बस थोड़ा क्या चेंज हो गया है कि ज़माना थोड़ा फास्ट पेस्ड हो गया, लोगों का इतना टाइम नहीं है कि सुबह से आप मंदिर जा पाएँ। भाई सुबह आपको जैसे मान लीजिए 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना है और रात को 9 बजे आते हैं, तो मंदिर में जाने का कहाँ टाइम है आपके पास।
और जैसे क्रिश्चियनिटी में अगर जैसे मान लीजिए यूरोपियन वर्ल्ड या अमेरिकन वर्ल्ड, अमेरिका का एग्जांपल लें तो वहाँ पे संडे की छुट्टी होती है चर्च जाने के लिए। लेकिन अब क्या है ना कि 6 दिन आप पूरा काम करते हैं तो संडे एक दिन मिलता है तो उसमें चर्च में थोड़ी जाएगा, फिर आदमी अपने शॉपिंग करेगा, वो सब करेगा। तो क्या फास्ट पेस लाइफ हो गई है। तो वही रॉबर्ट बेला का कहना है कि ये कोई डिक्लाइन इन रिलीजन नहीं है, बट क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ हुआ है हमारा। तो उसी के हिसाब से लोगों ने अपना प्रैक्टिस, अपनी जो फेथ की प्रैक्टिस है रिलीजन की, उसको भी थोड़ा चेंज कर लिया है। डीसैक्रलाइजेशन, ये क्या कहता है? सेक्रेड बिलीव्स एंड रिलीजियस सिंबल्स आर लूजिंग देयर ट्रेडिशनल सिग्निफिकेंस। जैसे जो चीज़ें पहले सेक्रेड मानी जाती थी ना, अब उतनी वो सेक्रेड नहीं मानी जाती। एक तरह से उनका जो ऑनर है, उतनी जो उनकी वैल्यू है, सेक्रेडनेस है, वो कम हो रही है। एज सोसाइटीज इंक्रीजिंगली अडॉप्ट एन एम्पेरिकल एंड साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू, डिस्प्लेसिंग सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशंस विद रैशनल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो जैसे संडे को चर्च जाना है, ये काफ़ी पहले इंपॉर्टेंट माना जाता था क्रिश्चियनिटी में, लेकिन अब लोग नहीं जाते। ठीक है, तो जो चीज़ें पहले इतनी सेक्रेड होती थी, अब वो उतनी सेक्रेड नहीं रही, तो इसको बोलते हैं डीसैक्रलाइजेशन। क्यों? वही बात है कि भाई साइंस का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो लॉजिक और एम्पेरिकल एविडेंस, इन सब चीज़ों पे जो बात होगी उसी की वैल्यू रहेगी। जो सिर्फ बिलीफ और फेथ पे बात रहेगी, उसकी वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। क्रिटिकल व्यूज ऑन सेकुलराइजेशन, तो ग्रेस डेवी क्या कहते हैं? Grace Devi introduced the concept of believing without belonging, which means many people continue to hold religious beliefs or faith even they though no longer actively participate in organized religious institutions। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि लोग मंदिर या चर्च नहीं जाते तो अब वो क्या हो गए हैं, वो नास्तिक हो गए हैं या एथिस्ट हो गए हैं, क्योंकि अब वो क्या है ना, घर पे ही ये अपना पर्सनल फॉर्म में कुछ ना कुछ वो कर लेते हैं। तो रिलीजियस बिलीफ लोग मानते हैं, लेकिन अब क्या उतना शो ऑफ नहीं करते कि वो मंदिर जा रहे हैं, या मान लीजिए जैसे कोई आपके यहाँ होता है ना, जैसे क्या क्या रिलीजियस, जैसे मान लीजिए कोई गणपति विसर्जन हो रहा है तो कोई आदमी उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि हो सकता है उसको इतना भीड़ में जाना पसंद नहीं है, या फिर उसके बाद छुट्टी नहीं है। तो बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो बिलीविंग विदाउट बिलोंगिंग मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप जाके पार्टिसिपेट ही करें। आप रिलीजियस बिलीव रख सकते हैं, रिलीजियस हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाएँ और पार्टिसिपेट करें। नो लॉन्गर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑर्गेनाइज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देवी आर्ग्यूड that this reflects a shift where religion becomes more personal and individualized rather than expressed through formal membership or attendance। ठीक है, तो रिलीजन कैसा बन रहा है? मोर पर्सनल और इंडिविजुअलाइज्ड, मतलब इंडिविजुअल बन रहा है। फॉर्मल मेंबरशिप या अटेंडेंस जरूरी नहीं है। आप अपने घर पे भी, जैसे आजकल घर पे भी करते हैं ना हिंदूज, मतलब कि छोटा सा वो बना लेते हैं, लकड़ी का मंदिर सा होता है ना, उसमें ही अपना मूर्ति वूर्ति रख के लेते हैं और फिर अपना क्या है, वहीं आरती सुबह शाम करते हैं। क्योंकि हो सकता है आपका घर ऐसी जगह हो जहाँ पे कोई बड़ा मंदिर नहीं हो आसपास, तो आप कितने दूर हो, थोड़ी दूर, इतनी दूर जाएंगे, तो सबको अपना अपना कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो रिलीजन कैसा हो गया? मोर पर्सनल एंड इंडिविजुअलाइज्ड। थॉमस लुकमान 1967 में इन्होंने एक दिया था आइडिया ऑफ इनविजिबल रिलीजन, मतलब सजेस्टिंग दैट रिलीजन हैज लार्जली विड्रॉन फ्रॉम पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस बट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट प्राइवेटली विद इन इंडिविजुअल लाइव्स। वही बात है कि इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस मतलब वही, जैसे एजुकेशन, लॉ, हेल्थ केयर, पॉलिटिक्स, ये जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब में क्या था? रिलीजन का इन्फ्लुएंस था। हर जगह आपको रिलीजन मिल जाएगा। पॉलिटिक्स को भी रिलीजन प्रभावित कर रहा है, एजुकेशन को भी, लॉ को भी। लेकिन अब यहाँ से हर जगह से गायब हो गया है, क्योंकि हमारा देखिए मॉडर्न वर्ल्ड है, डेमोक्रेसी है सब जगह, साइंटिफिक रीजनिंग की बात हो रही है। तो अब क्या है, पब्लिक प्लेस से तो गायब हो गया और कहाँ है, घरों में चला गया। वही जैसे ये बताया ना कि सबके घरों में मंदिर होता है, तो घर में ही लोग अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। Continues to exist privately within individuals' lives. According to Luckman, even if religion is no longer visible in society's formal structure, it survives as personal beliefs, practices and values that guide everyday life. भाई जैसे हिंदू धर्म में या हिंदूज को ही देख लीजिए ना, कोई जरूरी थोड़ी कि हर आदमी सुबह शाम मंदिर जा रहा है, लेकिन जैसे किसी की शादी होती है तो पंडित जी को बुला के ही तो फेरे लेता है। ये थोड़ी वो भूल गया, अरे यार फेरे वेरे क्या लेने हैं, अपन तो ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब लोग धर्म को मानते हैं आज भी, लेकिन उतना वो नहीं है पार्टिसिपेशन कि मंदिर जाएं, या रिलीजन हर जगह विजिबल हो। थोड़ी विजिबिलिटी क्या है, रिलीजन की पब्लिक प्लेसेस से कम खत्म होकर प्राइवेट स्पेस में, अपने घरों में चली गई है। अब बात करते हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म की। तो नाम से ही जाहिर है, रिवाइव करना किसी चीज़ को। जैसे कोई रीजन मतलब एक तरह से खत्म होता जा रहा है, तो एक समझे दोबारा से उसको रिवाइव करना, पुनर्जागरण करना। तो रिलीजियस रिवाइवलिज्म रिफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस एक्सपीरियंस रिन्यूड वाइटलिटी एंड इंपॉर्टेंस इन इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ। ठीक है, तो रिलीजियस बिलीव्स, प्रैक्टिसेस और इंस्टीट्यूशन को क्या है, दोबारा से रिन्यू किया जाता है कि यार दोबारा से और वो लाओ, जो पुरानी बातें थी उनको और ज़्यादा दोहराओ।
इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशल रिस्पॉन्स टू मॉडर्निटी, सेकुलराइजेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस और परसीव्ड मॉडर्न डिक्लाइन। ठीक है, तो लोग क्या सोचते हैं यार, मॉडर्निटी की वजह से क्या है, समाज में, हमारे समाज में वैल्यूज़ कम हो रही हैं, इमोरल बिहेवियर बढ़ रहा है, या हमारे धर्म की इंपॉर्टेंस कम हो रही है, या धर्म जो पहले हुआ करता था, जो रिलीजन था, वो अब रहा नहीं है, उसमें बहुत मिलावट आ गई है। ठीक है, तो इन सब को दूर करने के लिए करते हैं, रिवाइव किया जाता है, दोबारा से जो पुरानी सोच थी या जैसे पहले चलता था रिलीजन, उसको वापस लाया जाए। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ये अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं, इनका भी क्या है ना, जैसे इनका कहना है कि इस्लाम क्या है, थोड़ा मतलब वही है, उसमें मिलावट आ गई, तो इनको चाहिए प्योर फॉर्म ऑफ इस्लाम बाय द बुक। तो एक तरह से इन्होंने रिवाइव करके मतलब उस तरह से वो कर लिया है। ठीक है, हालांकि वैसे तो ये फंडामेंटलिज्म में आएगा तालिबान का एग्जाम्पल, लेकिन एक तरह से इसको आप रिवाइवलिज्म भी देख सकते हैं। Unlike routine religious participation, revivalism often involves active efforts to reinvigorate traditional beliefs, reinterpret scriptures और reestablish moral authority। ठीक है, तो जो पुराने बिलीव्स थे उनको दोबारा से एक तरह से उनका पुनर्जागरण करिए, उनको दोबारा से, जो लोग भूल गए हैं बातें, उनको दोबारा से मतलब कहिए कि अब इनको और अच्छी तरह हमें मतलब दोबारा से याद करना है, या अपने बच्चों को सिखाएंगे हम दोबारा से। मतलब पहले जो मतलब जैसे पहले ऐसे होता था ना, और धीरे धीरे क्या वो रिलीजन में वो चीज़ें खत्म होती जा रही हैं, तो उन्हीं को दोबारा रिवाइव करेंगे। इट कैन बी सीन बोथ मेन स्ट्रीम रिलीजन फॉर्म्स एंड फ्रिंज स्पिरिचुअल मूवमेंट्स। एग्जाम्पल द राइज ऑफ हिंदू आइडियोलॉजी एंड टेम्पल सेंट्रिक मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, तो जब जैसे हमारी प्रेजेंट बीजेपी की सरकार भी है 2014 से, तो ये बीजेपी क्या करती है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स करती है, मतलब रिवाइवल ऑफ ओल्ड जो हमारा हिंदू बिलीव था, कि जैसे क्या इनका एक वो भी तो है ना, अखंड भारत। अखंड भारत है एक तो, और दूसरा इनका नारा होता है शायद हिंदू राष्ट्र। तो इसको मतलब ये कहते हैं कि पूरा जो मतलब ये जो क्या था ना, ये सब कॉन्टिनेंट, इसको क्या बोलते हैं, जम्बू द्वीप। तो ये पूरा मतलब हिंदूज का ही होना चाहिए एक तरह से। तो अब ये रिवाइवलिज्म हो गया ना, कि दोबारा जो पहले जैसा था वैसा ही करो दोबारा। ग्रोथ ऑफ इवेंजिकल क्रिश्चियनिटी इन ग्लोबल साउथ, ब्राज़ील एंड अफ्रीका। तो ठीक है, तो यहाँ पे इवेंजिकल क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है, जो पहले थी उसी को दोबारा लाया जाए। इस्लामिक रिवाइवलिज्म इन मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, जैसे पाकिस्तान हो गया, इस तरह के जो देश हो गए, यहाँ पे पुराना जो इस्लाम है, जो मतलब 1400 साल पहले जैसे शुरू हुआ था इस्लाम, वहीं पे मतलब उसी तरह की वैल्यूज़ दोबारा लाई जाएँ। स्प्रेड ऑफ न्यू एज स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन बेस्ड मूवमेंट्स लाइक आर्ट ऑफ लिविंग, इस्कॉन एंड ट्रांसजेंडरल मेडिटेशन बेस्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी वही रिवाइवल ही कर रही हैं। तो की सोशियोलॉजिकल पॉइंट्स क्या है रिवाइवलिज्म के, रिएक्शन टू मॉडर्नाइजेशन एंड सेकुलराइजेशन। रिलीजियस रिवाइवलिज्म ऑफन इमर्जेस एज बैकलैश अगेंस्ट द डिसएम्बेडिंग इफेक्ट्स ऑफ मॉडर्निटी, अर्बनाइजेशन एंड सेक्युलर रैशनलिज्म। तो ठीक है, तो डिसएम्बेडिंग इफेक्ट्स ऑफ क्या होते हैं, मतलब जैसे कब किसी को डिस्प्लेस कर दिया जाए, डिस्प्लेस या डिसलोकेट, मतलब जैसे आप गांव में रहते थे, गांव से आप शहर चले गए, आप विलेज में रहते थे, आप सिटी में आ गए, तो क्या हो गया, एक तरह से डिस्प्लेस हो गए आप। तो आपकी जो मतलब डिसएमेंडमेंट हो गया, आपकी जो सोशल रिलेशनशिप्स थे या सोशल जो रिक्वायरमेंट्स थी जो गांव में मेट हो रही थी, अब वो सिटी में नहीं हो पाएंगी। ठीक है, और ये किन वजह से होते हैं, मॉडर्निटी हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया। इट अटेम्प्ट्स टू रिस्टोर ट्रेडिशनल वर्ल्ड व्यूज एंड वैल्यूज। ठीक है, तो वो जो चीज़ें थी जो आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही थी, उनको फिर ये क्या कर देता है, फुलफिल कर देता है। मतलब रिवाइव करने का मतलब ही वही हुआ ना, कि दोबारा से जो पहले ट्रेडिशनल रिलीजन जैसे चल रहा था, उसको दोबारा लाया जाए ग्रास रूट लेवल पे। एग्जाम्पल, इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स अपोजिंग वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस इन मुस्लिम सोसाइटीज। तो वही बात है, मॉडर्निटी, अर्बनाइजेशन और सेक्युलर रेशनलिज्म की वजह से जो जो आपके सोशल सामाजिक उसमें जो प्रॉब्लम्स आई हैं, डिसएम्बेडिंग इफेक्ट्स आए हैं, क्योंकि आपका क्या है, सोशल डिसलोकेशन हो गया, तो उनको एक तरह से काउंटर करने के लिए क्या है, रिवाइवल किया जाता है। रिवाइवल मतलब वही है कि पुराना जैसे रिलीजन था, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में वापस लाया जाए। कल्चरल आइडेंटिटी एंड सोशल सॉलिडरिटी। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स frequently become vehicles for cultural self-assertion, especially among communities experiencing identity loss और marginalization। ठीक है, तो जो marginalized communities होती हैं, minorities होती हैं, ये कह सकते हैं आप, जिनके साथ एक तरह से भेदभाव हो रहा है या उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, रिवाइव करते हैं अपने रिलीजन को। तो मतलब जैसे पुराने ज़माने में उनका जैसा था, या उनका कहते हैं ना बैक टू द बेसिक्स, उससे क्या होता है, सेल्फ असर्शन आता है, अपने आप को और ज़्यादा असर्ट करते हैं,
लोगों के अंदर एक तरह से और भावना जगाते हैं कि भाई आप मतलब जो भी मतलब मान लीजिए रिलीजन है आपका, कि भाई उसकी और बातें करिए और ये हमको ज़्यादा एग्रेसिवली ये दिखाना है, अपना रिलीजन आगे बढ़ाना है। एग्जाम्पल, राइज ऑफ सिख रिलीजियस असर्टिवनेस पोस्ट 1984 इन पंजाब एज अ रिएक्शन टू स्टेट वायलेंस एंड कल्चरल एलियनेशन। ठीक है, तो जैसे 1984 में सबको पता ही है कि काफ़ी कुछ हुआ था देश में। तो उसके बाद मतलब सिख एक तरह से रिलीजियस असर्टिवनेस बढ़ी कि भाई उनको ऐसा लगा सिख्स को कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, क्योंकि वो सब हो गया था ना, गोल्डन टेम्पल में मिलिट्री चली गई थी, टैंक वगैरह भी चले गए थे, काफ़ी नुकसान भी हुआ था गोल्डन टेम्पल को। ठीक है, तो उस लॉस को उनको ऐसा लगा कि इसको फील करने के लिए उनको दोबारा से एक रिवाइव करना पड़ेगा अपने फेथ को, अपने सिखिज़्म को। पुरानी जो भी हमारी चीज़ें थी, है ना, उनको और ज़्यादा असर्ट करना पड़ेगा सिख आइडेंटिटीज़ को। तो लोगों को सो बोला कि आप जैसे सिख लोग वहाँ पे अगर जैसे होता है ना, अपने बाल काट लिए किसी ने, तो उनको उसको थोड़ा रिडिक्यूल करेंगे, यार सिख हो गया, अपने बाल कैसे काट लिए। तो असर्ट करिए और दोबारा से अपनी जितनी हो सके मतलब रिजिड बनाइए अपनी रिलीजियस चीज़ों को, क्योंकि हमें जो पुराना तरीका था रिलीजन का वहीं पे जाना है, उसमें कोई मिलावट नहीं चाहिए। रिवाइव करना है बेसिकली रिलीजन को। Durkheim's lens, reinforcement of collective consciousness. As Imal Durkheim emphasized, religion serves to bind people together through shared rituals. ठीक है, तो वही डरकाइम का कहना है, मतलब वही बाइंड करता है लोगों को, बांध देता है, क्योंकि शेयर्ड रिचुअल्स हैं, सब एक तरह के वही तो फॉलो कर रहे हैं रिचुअल्स। भाई जो भी पूजा पाठ है या चर्च जाना है तो सब सेम कर रहे हैं। तो जब सब सेम करेंगे तो सब एक एक मतलब बंध जाएंगे ना। तो रिवाइवलिज्म रिन्यूज दिस रिचुअल्स एंड बिलीव्स हेल्पिंग रिस्टोर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन सोसाइटी। ठीक है, तो अब इन रिचुअल्स को रिवाइवलिज्म में और क्या करेंगे, अब रिजिड बना देंगे, तो लोग क्या है और ज़्यादा नज़दीक आएंगे। एग्जाम्पल, मास गैदरिंग्स लाइक कुंभ मेला सर्व नॉट ओनली स्पिरिचुअल बट सोशोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ कोहेजन। ठीक है, जैसे अब कुंभ मेला है तो बीच में क्या है ना कि बड़ी तरह से वैल्यू कम सी हो गई थी कुंभ मेले की, मजाक में लेते थे, अरे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई, इस तरह की बात है, तो लोगों ने क्या जाना कम कर दिया था। लेकिन एक तरह से अब जैसे जब से 2014 में बीजेपी आई है तो हिंदुत्व का रिवाइवल हुआ है इंडिया में, है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, रिवाइवल। तो एक तरह से ज़्यादा से दोबारा से उसकी चीज़ें की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो अब कुंभ मेले में जो लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, तो क्या है समाज में क्या बढ़ रहा है, कोएशन बढ़ रहा है, और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बस वही है कि वो हिंदूज ही तो इकट्ठे हो रहे हैं, भाई कोई मुसलमान थोड़ी जाएगा कुंभ के मेले में, या कोई क्रिश्चियन थोड़ी जाएगा। तो पर्टिकुलर सोसाइटी या पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी की ही बात है ये। Politicization of religion. Religious revivalism often co-opted by political forces to create mass mobilization और national sentiment. तो अब मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल इसका बीजेपी है ही कि एक तरह से जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है वो यही है कि रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म, जैसे पहले था वैसा ही हमको बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो क्या पॉलिटिकल फोर्सेस इसको टेक ओवर कर लेती हैं अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए। एग्जांपल, हिंदुत्व इन इंडिया, इस्लामिक ब्रदरहुड इन इजिप्ट, क्रिश्चियन राइट्स इन यूएसए। नॉट सिनोनिमस विद फंडामेंटलिज्म। मतलब फंडामेंटलिज्म अलग होता है, वो फिर क्या होता है, वो बात थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है कि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, इंटॉलरेंट हो जाता है रिलीजन उसमें, उसके बाद बात करेंगे हम इसके बाद। रिवाइवलिज्म इज अ ब्रॉडर टर्म एंड डज नॉट नेसेसरली इम्प्लाई रिजिड ऑर्थोडॉक्सी और एक्सट्रीमिज्म। ठीक है तो इसमें क्या होता है, रिवाइव करना होता है कि पहले जैसा था वैसा ही लेके आओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म पे लिया और इंटॉलरेंट हो जाओ और दूसरे को मार ही दो बिल्कुल, या दूसरे को बिल्कुल आप सहन ही ना कर पाओ, टॉलरेट ना कर पाओ। इट कैन इन्वॉल्व री इंटरप्रिटेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फेथ। ठीक है, तो या तो री इंटरप्रेट करो कि भाई कोई मिलावट आ गई है हमारे धर्म में, तो उसको दूर किया जाए, और जैसे पहले ओरिजिनल जो टेक्स्ट में या किताब में या जो पहले फेथ थी उसको वैसे ही किया जाए, या फिर मॉडर्न कर दिया जाए नए ज़माने के हिसाब से कि ज़्यादा लोग उसको फॉलो करें, तो कैसा भी हो सकता है। लेकिन मतलब वो कोई रिजिड ऑर्थोडॉक्स या एक्सट्रीम फॉर्म पे नहीं होता। एग्जाम्पल, न्यू वेदांत फिलोसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद अडेप्टेड एंशिएंट हिंदू फिलोसफी फॉर मॉडर्न ऑडियंसेस। वही है ना कि जैसे मॉडर्नाइजेशन मतलब यही हो ना कि मॉडर्न ऑडियंस को अपील करे वो चीज़। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसनेशनल स्प्रेड थ्रू डायस्पोरा नेटवर्क्स, सोशल मीडिया एंड रिलीजियस tourism, revivalist movements increasingly operate on global scale, influencing both homeland and host societies. तो वही है कि भाई अब इतना आजकल ग्लोबलाइजेशन है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं भाई, जैसे कोई कोई इंडियन है, वो हिंदू है, वो अमेरिका चला गया, तो एक तरह से वहाँ पे वो जाके रिलीजन को मतलब वो और मतलब वो स्प्रेड करेगा। और जैसे ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जैसे इस्कॉन है, तो इस्कॉन के क्या है ना, वर्ल्ड वाइड एक तरह से मल्टीनेशनल होते हैं ना, इसी तरह इस्कॉन भी मल्टीनेशनल है, हर जगह इनके वो हैं मंदिर, मतलब जो होते हैं नेटवर्क्स होते हैं।
ठीक है, तो सोशल मीडिया हो गया, तो हर जगह मतलब क्या है ना कि देश विदेश में भी ये चीज़ें रिवाइवलिस्ट मूवमेंट फैल जाती हैं। इन दीज मूवमेंट्स इंक्रीजिंगली ऑपरेट ऑन अ ग्लोबल स्केल इन्फ्लुएंसिंग बोथ होमलैंड एंड होस्ट सोसाइटी। तो मतलब होमलैंड में जहाँ की हैं वहाँ तो करेंगी, लेकिन बाहर भी, क्योंकि इंटरनेट है आजकल, जूम कॉल्स, यूट्यूब, इन सब के थ्रू भी रिलीजियस चीज़ें जो हैं वो बाहर फैल सकती हैं। ठीक है, कॉजेज ऑफ रिवाइवलिज्म, क्या किस किस वजह से रिवाइवल किया जाता है? सबसे पहले तो आइडेंटिटी क्राइसिस इन मॉडर्निटी। Rapid modernization and social cultural change have led to identity confusion among individuals and communities, promoting a return to religion as a source of stable collective identity. भाई ठीक है, अब जैसे मॉडर्निटी आ गई है, ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो लोग भूल जाते हैं ना हम है कौन, तो उनको क्या होता है, एलियन फील होता है, तो इसलिए फिर क्या होता है, वो रिलीजन के पास जाते हैं दोबारा, और क्या है, ये जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं इनको ज्वाइन कर लेते हैं। उससे क्या एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलता है ना आपको, आपको याद आता है हाँ भाई मैं हिंदू हूँ, या जैसे कोई मुस्लिम यूथ है तो वो अपना मस्जिद जाके भाई हाँ मैं मुसलमान हूँ, तो एक तरह से आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलता है, भाईचारा मिलता है। वो जैसे दरकाइब ने बताया ना कि कोहेजन होता है इनमें, भाई अब जैसे मंदिर चले जाएंगे वहाँ पे आप शेयर्ड वैल्यूज़ मिल जाएंगी आपको, वहाँ पे सब भजन कर रहे हैं तो आप भी भजन करने लग जाएंगे, तो बातचीत होएगी, तो एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी मिलेगा, सेंस ऑफ शेयर्ड आइडेंटिटी मिलेगा, स्टेबल कलेक्टिव आइडेंटिटी। उसके बाद एलियनेशन एंड एनोमी। Durkheim argued that modern societies often experience anomie. Anomie क्या होता है? नॉर्मलेसनेस। मतलब नॉर्म क्या होता है सोसाइटी में कि भाई हम स्टैंडर्ड वे ऑफ बिहेविंग, कि भाई ऐसा समाज में हम तो ऐसा करते हैं। अब वो सब जब खत्म हो जाए ना, नॉर्म ही नहीं बचे समाज में कुछ, तो फिर क्या आ जाती है, एनोमी आ जाती है, तो फिर कोई कुछ भी कर रहा है, तो एक तरह से क्या होता है, मॉरल डिक्लाइन आ जाता है, मॉरल पतन हो जाता है लोगों का, मॉरलिटी खत्म हो जाती है। तो ऐसे टाइम में फिर क्या है, रिलीजन को रिवाइव किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि रिलीजन जो है इसमें मिलावट आ गई है, इसलिए लोग इससे दूर जा रहे हैं, तो जो पहले ओरिजिनल प्योर रिलीजन था उसको वापस लाया जाए। A breakdown of norms and values leading to feelings of isolation. In such context, religion revives as a means to restore social cohesion and sense of belonging. Globalization and cultural rootlessness. Globalization has eroded traditional culture and localized way of life, creating a sense of cultural dislocation. ठीक है, तो रिलीजियस रिवाइजन ऑफर रूटेडनेस एंड कंटिन्यूटी इन द फेस ऑफ ग्लोबल। वही मतलब बात है कि भाई ग्लोबलाइजेशन आ गया है, तो लोग अपनी आइडेंटिटीज़, अपने रूट को भूल जाते हैं, भाई हम कौन थे क्या थे, तो उनको क्या फिर वही है, एलियनेशन वाला फीलिंग आती है, किसी से जुड़ाव महसूस नहीं होता। ठीक है, तो फिर वो क्या करते हैं, ये जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स हैं इनमें शामिल हो जाते हैं, जैसे इस्कॉन वगैरह हो गई। मान लीजिए कोई आदमी यूएस में इंडिया हिंदू है, वो यूएस चला गया अपना किसी जॉब के लिए, आईटी वाईटी में है ना, तो वहाँ पे उसको एलियन फील होगा, क्योंकि भाई अब थोड़ी है वहाँ गोरे लोगों से बात करेगा या चर्च में जाएगा। तो जैसे वहाँ पे उसको इस्कॉन का कोई वो दिख गया सेंटर, तो वहाँ चला जाएगा, तो वहाँ पे उसको क्या मिल जाएगा, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल जाएगी। उसके बाद सर्च फॉर मीनिंग एंड मॉरल कंपास। इन एन इंक्रीजिंगली सेक्युलर मेटलिस्टिक वर्ल्ड, इंडिविजुअल्स ऑफन टर्न टू रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी टू फाइंड पर्पस एंड एग्जिस्टेंशियल मीनिंग दैट साइंस और कंज्यूमरिज्म मे फेल टू प्रोवाइड। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं बेसिकली जो रिलीजन प्रोवाइड करता है, लेकिन अब वही है ना कि रिलीजन तो क्या है, जैसे सेक्युलराइजेशन बढ़ रहा है तो रिलीजन में क्या मिलावट आ गई, इतना उसका इन्फ्लुएंस रहा नहीं, या उसकी जो टीचिंग्स हैं वो भी अब थोड़ी क्या चेंज हो गई, तो इसलिए रिवाइवलिज्म लाया जाता है कि जो पुराने कहते हैं ना, बैक टू द बेसिक्स, जो पहले जो ओरिजिनल बात थी वहीं पे चलो। और वो फिर किस लिए कि मीनिंग और ये सब जो चीज़ें होती है, मीनिंग क्या है लाइफ का, एग्जिस्टेंशियल मीनिंग क्या है, फाइंड पर्पस, स्पिरिचुअलिटी, ये सब फिर आपको मिल जाता है, जो कि ज़रूरी भी है ह्यूमन लाइफ के लिए। ठीक है, उसके बाद फाइनली देख लेते हैं हम फंडामेंटलिज्म क्या होता है। तो रिलीजियस फंडामेंटल इज अ मूवमेंट दैट एडवोकेट्स अ स्ट्रिक्ट literal interpretation of sacred text and demands the application of religious principle in all aspects of individual and social life। ठीक है, क्या होता है स्ट्रिक्ट, बिल्कुल, मतलब एक भी मतलब इधर से एक शब्द भी इधर से उधर नहीं, जैसा किताब में लिखा है, या जो भी आपकी रिलीजियस डॉक्ट्राइन है, या जो भी आपका मतलब धर्म में जो भी कहा गया है उसको बिल्कुल टू द वर्ड मानना, लिटरल इंटरप्रिटेशन, जो भी लिखा है उसको लिटरली फॉलो करना, और आपके हर मतलब सोशल, इंडिविजुअल और सोशल लाइफ में हर पहलू में उसको फॉलो करना स्ट्रिक्टली, ये होता है फंडामेंटलिज्म। कोई जरा सा भी मतलब 1% का समझौता भी नहीं। तो इसका बहुत अच्छा सबसे बढ़िया एग्जांपल है तालिबान। तो वो इस्लाम को बिल्कुल जैसे कहते हैं ना 100% फॉर्म में फॉलो करना चाहते हैं, कि थोड़ी सी भी मिलावट नहीं होनी चाहिए, और एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे सोशल हो। ठीक है, तो फंडामेंटलिज्म इज ऑफन अ रिस्पॉन्स टू द डिसरप्शन कॉज्ड बाय मॉडर्निटी।
तो वही जैसे ऐसा माना जाता है ना कि भाई धीरे धीरे क्या है कि मॉडर्निटी आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन, साइंटिफिक थिंकिंग, जो भी चीज़ें आप कह लीजिए, बेसिकली तो मतलब सब मॉडर्निटी से ही है। तो उससे क्या लोग ये मानते हैं कि भाई हमारे धर्म में मिलावट आ गई है, हमारा धर्म खराब हो गया, करप्ट हो गया है। तो हमें क्या दोबारा से वही है जिससे मतलब जो हमारा अब जो किताब में लिखा गया है या जो भी रिलीजियस डॉक्ट्राइन है उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा बिना किसी मिलावट के। ठीक है, तो सच एज लिबरल वैल्यूज, रेशनलिज्म एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन विच इट सीज थ्रेट्स टू रिलीजियस अथॉरिटी एंड मॉरल ऑर्डर। ठीक है, तो इन सब की वजह से क्या है, आपकी रिलीजियस अथॉरिटी कम हो गई है, रिलीजियस का इन्फ्लुएंस कम हो गया है, मॉरल ऑर्डर भी कम हो गया है। ठीक है, तो इसको हमको दूर करने के लिए दोबारा से रिलीजन की अथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटलिज्म या फंडामेंटलिस्ट बनना पड़ेगा, रूढ़िवादी। तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट, तो जो किताब में लिखा है वैसा ही बिल्कुल करेंगे, बिना 1% का भी समझौता नहीं होगा। फंडामेंटल ग्रुप्स टिपिकली सीक टू प्यूरिफाई रिलीजन बाय रिटर्निंग टू व्हाट दे बिलीव आर द ओरिजिनल टीचिंग्स, रिजेक्टिंग रिफॉर्मिस्ट, लिबरल और प्लूरलिस्ट इंटरप्रिटेशन। तो भाई जैसे लिबरल व्यूज आ गए, रिफॉर्मिस्ट व्यूज आ गए, इन सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं, हम तो जो ओरिजिनल बात थी जो किताब में या जो हमारे ओरिजिनल डॉक्ट्राइन है उसी को फॉलो करेंगे। भाई जैसे अब हिंदुइज्म में कितनी चीज़ें आ गई ना, ये लिबरलाइजेशन की, जैसे कि भाई जैसे कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते आजकल हम लोग। लेकिन अगर कल को इंडिया में ये मतलब हिंदू फंडामेंटलिज्म आ जाए तो फिर क्या होगा, कास्ट सिस्टम दोबारा से रिवाइव हो जाएगा, दोबारा से लोग मतलब कास्ट में बिलीव करना शुरू कर, क्योंकि जो भाई जो भी हिंदुइज्म की कोर वैल्यूज़ हैं उनको दोबारा से मतलब अप्लाई करो बिना किसी 1% के समझौते के भी। ठीक है, उससे क्या होगा, मतलब प्योर रिलीजन, एक तरह से रिलीजन अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए, और नो कॉम्प्रोमाइज, नो टॉलरेंस। फंडामेंटल आइडियोलॉजीज टेंड टू बी इनटॉलरेंट ऑफ अदर फेथ्स, तो दूसरे को तो बिल्कुल टॉलरेट करते ही नहीं है फंडामेंटलिस्ट। सेक्ट्स और इंटरनल डिसेंट, अब आपस में भी कोई विरोध वो नहीं करते कि आप कोई सेम अपने रिलीजन का आदमी कोई किसी बात पे विरोध कर दे तो उसको भी टॉलरेट नहीं किया जाता। दे प्रमोट बाइनरी वर्ल्ड व्यू, बाइनरी वर्ल्ड व्यू मतलब हम और वो, बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स। जैसे हिंदुइज्म में क्या होगा, जो हिंदुइज्म बिलीव करते हैं और बाकी सारी दुनिया जो हिंदुइज्म बिलीव नहीं करती। या जैसे इस्लाम में क्या होगा, जो इस्लाम में बिलीव करते हैं और बाकी सारी दुनिया जो इस्लाम में बिलीव नहीं करती। तो बाइनरी हो जाती है, मतलब बाइनरी का मतलब होता है दो, तो ये और ये, तो बाइनरी वर्ल्ड व्यू हो जाता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में। डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स विच कैन लीड टू कम्युनल टेंशंस एंड वायलेंस। की फीचर्स क्या हैं फंडामेंटलिज्म के, स्क्रिप्चुरल इनफैलिबिलिटी, फंडामेंटल्स बिलीव इन द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट, तो जो भी उनकी किताब में लिखा हुआ है, कोई भी जो भी धर्म की बात हो रही है उसको एब्सोल्यूट ट्रूथ माना जाता है, कि एक एक शब्द इसका बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि प्योर है और सच, एकदम सच है, और इसमें समझौता नहीं कर सकते 1% का भी, जो किताब में लिखा है हम वैसा ही करेंगे। देर इज़ नो स्कोप फॉर इंटरप्रिटेशन और कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर, तो किसी तरह से कोई री इंटरप्रेट कर लो, भाई इसका देखो मतलब ऐसा नहीं है और इसका मतलब ऐसा होता है, नहीं, जैसा लिखा है वैसा ही मानेंगे बिल्कुल, टू द वर्ड। Totalitarian scope, religion is seen as an all-compassing, governing every aspect of life, politics, एजुकेशन, फैमिली, लॉ एंड पर्सनल कंडक्ट। तो रिलीजन क्या है ना, वही जैसे सेकुलराइजेशन की वजह से क्या बोल रहे हैं हम, इन्फ्लुएंस कम हो रहा है उसका, लेकिन फंडामेंटलिज्म में दोबारा से रिलीजन समाज के हर इंस्टीट्यूशन पे अपना कब्जा फिर से जमा लेता है। तो चाहे वो पॉलिटिक्स हो गई, एजुकेशन हो गई, फैमिली हो गई, लॉ हो गई, पर्सनल कंडक्ट हो गया, कोई भी चीज़ हो गई। तो वही फिर से दोबारा सा एग्जाम्पल अगर जैसे आप तालिबान का लेना चाहें, तो वहाँ पे हर चीज़ रीजन के थ्रू ही होती है, कोई भी चीज़ हो, एजुकेशन है, पॉलिटिक्स है, फैमिली है, लॉ है, जो भी है सब रीजन के थ्रू ही होता है। रिजेक्शन ऑफ सेक्युलरिज्म, फंडामेंटलिस्ट मूवमेंट्स अपोज द सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, दे एडवोकेट फॉर रिलीजियस प्रिंसिपल्स टू गाइड गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्यों बोलेंगे कि भाई स्टेट या गवर्नमेंट और रिलीजन को अलग अलग रहना चाहिए। तो फंडामेंटलिस्ट तो मानते हैं कि बिल्कुल रिलीजन के द्वारा ही गवर्नमेंट चले, जैसा रिलीजन में कहा गया वैसा ही गवर्नमेंट करे। तो ये सेक्युलरिज्म को भी अपोज करते हैं। अपोजिशन टू प्लूरिज्म, दे असर्ट दैट देयर ओनली रिलीजन होल्ड द अल्टीमेट ट्रूथ, तो इनको इनका कहना का मतलब होता है फंडामेंटलिस्ट का कि हमारा रिलीजन ही बेस्ट है, सबसे सच है, सही है, और बाकी सब क्या है, बेकार हैं, गलत है, झूठ बोल रहे हैं। तो वो अपने रिलीजन को ही मानते हैं, बाकी सबको क्या है, रिजेक्ट कर देते हैं, तो इनको टॉलरेट भी नहीं करते। अदर फेयर्स से फॉल्स, मिसगाइडेड और इन्फीरियर, तो इसलिए प्लूरलिज्म को भी ये रिजेक्ट करते हैं। एंटी रेशनलिज्म, फंडामेंटलिज्म ऑफन रिजेक्ट मॉडर्न साइंटिफिक रीजनिंग एंड सेक्युलर
नॉलेज सिस्टम्स एम्फेसाइजिंग फेथ ओवर लॉजिक और एम्पिरिकल एविडेंस। ठीक है, तो जैसे धर्म में जो लिखा है, जैसे क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि भाई 6 दिन में दुनिया बनी, तो वही माना जाएगा। या किसी धर्म में लिखा है, जैसे मान लीजिए धरती गोल नहीं है, चपटी है, तो वही माना जाएगा। मतलब कोई साइंटिफिक जो डिस्कवरीज हो गई उनको नहीं मानेंगे, पुरानी बात को ही मानेंगे, चाहे हमें नहीं पता, मतलब बोल देंगे हमें नहीं पता, हमें तो भैया ऐसे ही है। Charismatic leadership, these movements are frequently led by dominant prophetic figures who claim moral or spiritual authority। जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है ईरान में जो आयतुल्ला खुमैनी है, उनके बाद ही ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी और वहाँ के जैसे शाह को भगा दिया गया था। तो पहले काफ़ी अमेरिका का इन्फ्लुएंस रहता था ईरान पे, तो बहुत ही मॉडर्न स्टेट हुआ करता था। लेकिन फिर ये जो आयतुल्ला खुमैनी थे, ये आए और इन्होंने पूरा एक तरह से कब्जा करके उसको ईरान जो आज प्रेजेंट फॉर्म में वैसा बना दिया। तो वो ये कोई कैरिस्मेटिक लीडर होता है, वो फिर ये एक तरह से लोगों को मतलब प्रभाव में लाता है कि हमें अपना दोबारा से फंडामेंटलिज्म में लाना है। मतलब है ना, वो प्योर फॉर्म में रिलीजन को, बहुत ही रिजिड और स्ट्रिक्ट फॉर्म में रिलीजन को अप्लाई करना है। अब क्रिटिसिज्म मतलब वही नेगेटिव, भाई ये तो फंडामेंटल तो पूरा ही नेगेटिव होता है, तो इसकी तो हर एस्पेक्ट ही नेगेटिव है, फिर भी देख लेते हैं। प्रमोट्स इनटॉलरेंस एंड सोशल डिवीजन, तो इनटॉलरेंस होता है, दूसरे को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। फंडामेंटलिज्म फॉस्टर्स अ बाइनरी वर्ल्ड व्यू, ट्रू बिलीवर्स वर्सेस अदर्स। तो इनमें एक्सट्रीम फॉर्म तो ये होती है अदर्स को, दूसरों को मार ही दो, लीडिंग टू कम्युनलिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड पोलराइजेशन विद इन सोसाइटी। तो ये सब होता है, वायलेंस होती है, दूसरों को मतलब बहुत फिर मतलब गंदगी फैलती है समाज में, कम्युनल राइट्स वगैरह ये सब, परसिक्यूशन, भगा दिया जाता है लोगों को। suppress individual freedom and dissent. It discourages questioning, debate, and personal interpretations of faith, often enforcing conformity through authoritarian control over belief and behavior। तो वही बात है, किसी तरह का आप सवाल नहीं पूछ सकते इसमें, यार ये नहीं बोल सकते यार मेरे हिसाब से तो किताब में ये लिखा है, तो फिर वो तो है ना, गद्दारी की सज़ा मौत, तो फिर वो किसी चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ऑब्स्ट्रक्ट साइंटिफिक एंड सोशल प्रोग्रेस, तो वो तो भैया रुकी जाती है ना, जैसे मैंने बात की ना भाई, अगर जैसे किताब में लिखा है कि धरती 6 दिन में बनी तो 6 दिन में बनी, या धरती चपटी है तो चपटी है, कोई साइंटिफिक डिस्कवरी वगैरह नहीं माननी होती। बाय रिजेक्टिंग रैशनलिज्म, सेक्युलर एजुकेशन एंड मॉडर्न साइंस, फंडामेंटल आइडियोलॉजीज हिंडर इनोवेशन, जेंडर इक्वलिटी, मतलब जो भी मॉडर्न चीज़ें हैं उनको सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, मतलब वो जब भाई सेक्युलरिज्म को नहीं मानते, तो वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि रिलीजन और जो गवर्नमेंट या स्टेट है वो एक ही हो जाए। तो फंडामेंटलिज्म ब्लर्स द लाइन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, तो एक ही हो जाती है रिलीजन और पॉलिटिक्स। टर्निंग फेथ इनटू a tool of power, identity politics, and often leading to theocratic tendencies that undermine democratic values। तो अल्टीमेटली तो थियोक्रेसी आती है कि मतलब डेमोक्रेसी क्यों लानी, जब हमें रिलीजन से ही रूल करना है, तो रिलीजन ही एक तरह से टॉप पे रहेगा, उसी रिलीजन ही पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो मतलब ऑल एंड ऑल फंडामेंटलिज्म तो किसी तरह से कोई अच्छी चीज़ नहीं है, कोई भी रिलीजन हो चाहे, ठीक है, तो इसको तो हमेशा विरोध ही करना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट वैसे मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी अच्छी तरह से देख ली हैं ये सब चीज़ें, रिवाइवलिज्म क्या होता है, फंडामेंटलिज्म क्या होता है, ठीक है, रिलीजन एंड साइंस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अच्छी तरह मतलब ओवरलुक ले लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, आपका मतलब काम इसमें अच्छी तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स।